प्री शार्क टैंक और पोस्ट शार्क टैंक ब्रांड को कितना फर्क मिला है? हमारा मंथली MRR नाउ इज मोर देन 1 करोड़। हमें Amazon के प्राइसिंग को बढ़ा के दिखाना चाहिए और वेबसाइट के प्राइसिंग कम दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते भी है। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थोड़ा आप ये बताइए, क्योंकि जब हम वेबसाइट पे बेचने की बात कहेंगे तो यहाँ पे कमीशन तो होगी नहीं, बट यहाँ पे मेटा एड्स का खर्चा होगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी आपके ऊपर है, RTO का खर्चा आप ही बेयर करोगे। तो अगर टीनेजर्स मेरा एंट्री पॉइंट है तो उस केस में मेरी टारगेट ऑडियंस विल बी द मदर ऑफ द टीनेजर, बिकॉज एक 11-12 साल की लड़की खुद ब्रा नहीं खरीद रही है, खुद अपना इनरवेयर नहीं खरीद रही, उसकी मदर खरीद रही है। लेकिन वो वापस खरीदना है कि नहीं, उस केस में 11-12 साल की लड़की का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, और आजकल लड़कियों के ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। दोस्तों, जब से इंडिया में शार्क टैंक नाम का प्रोग्राम चालू हुआ है, उसके बाद से हर एक इंडियन सिर्फ एक ही चीज चाहता है, भाई मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे तो अपना स्टार्टअप करना है। बट स्टार्टअप में मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, एक स्टार्टअप मार्केटिंग कैसे करता है, ब्रांडिंग कैसे करता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कैसे करे, पैकेजिंग, एक मार्केट गैप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, लोगों को यही चीजें नहीं आती। बट आज के इस इंटरव्यू में मैंने गेस्ट को इन्वाइट किया जिनका नाम है मिस वानी चुग। ये अपनी ब्रांड को लेके शार्क टैंक सीजन 3 में आ चुकी है। कैसे एक पर्सन शार्क टैंक पे जा सकता है, मैंने इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको इस पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वानी, आज के इंटरव्यू को हम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूं हमारी ऑडियंस की तरफ से, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कौन है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एंड फाइनली जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, आपकी कंपनी के बारे में बताइए। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, आपकी कंपनी का साइज क्या है, उसका स्केल क्या पहुंच गया है। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में इंट्रो दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। मैं वानी चुग हूँ। मैं डीटिका एसेंशियल्स की को-फाउंडर हूँ। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2019। उससे पहले मैं एक और बिजनेस रन करती थी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, एंड बिफोर दैट आई वाज इन मीडिया फॉर अबाउट 8 years. सो आई हैव अ जर्नलिज्म बैकग्राउंड। मैंने मीडिया की पढ़ाई करी है, मैंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से भी एक कोर्स करा वीडियोग्राफी का, सो आई अंडरस्टैंड मीडिया। एंड सिंस 2014 आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर. As for the current scale of the business, हम approximately 10 crores के turnover पे हैं और हम profitable हैं, and हमारा monthly MRR now is more than 1 crore. So this year we are again looking at 15 to 18 crores, closing it but profitably. So we're one of the profitable D2C brands. और क्या question था आपका? I think I've answered most of the things. मैं पहले ऑडियंस को ये बता देता हूँ, जो लोग नहीं जानते, वानी और उनकी ब्रांड पिछले शार्क टैंक सीजन 3 में भी आ चुके हैं। तो हम वानी इसमें ना एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर आपको ये पैटर्न कैसा लगता है थोड़ा मुझे ये बताइए। हम मान के चलते हैं एक पर्सन है जिसकी एज है 25 से 30 साल के आसपास, उसने 2-3-4 साल कहीं कॉर्पोरेट में भी काम कर लिया है, अब वो अपने कंज्यूमर ब्रांड को स्टार्ट करना चाहता है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी हम कोई ब्रांड को स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च को कैसे करें, प्रोडक्ट रिसर्च, टारगेट ऑडियंस को कैसे फाइंड करें, प्राइसिंग कैसे रखे, मार्केटिंग कैसे करे, ब्रांडिंग कैसे करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कुछ मैं चैलेंजेस आपको बताता हूं। RTO का चैलेंज हो गया। तो हम इस पूरे इंटरव्यू में हम इन सारे चैलेंजेस को, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन देखेंगे। श्योर, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो वानी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा आता है वो है प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड। जैसे आप मुझे अपने एग्जांपल से बताइए, आप एक बिजनेस में है जो कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं, नॉर्मल लोग इस बिजनेस में नहीं जाना चाहते, ठीक है, आप वुमेन्स इन अ वे कैटेगरी में है। तो कैसे एक पर्सन कंज्यूमर ब्रांड को स्टार्ट कर सकता है, उसका प्रोडक्ट रिसर्च का पॉइंट क्या होगा, मुझे बेचना क्या है, सबसे पहले मुझे ये तो पता हो। तो सबसे पहले तो आई टेल यू, हमने ना अपनी फेलियर्स से बहुत कुछ सीखा है, एंड आई थिंक वो जो फेलियर्स आपको सिखाते हैं वो अगर आप किसी को आगे पास ऑन करें तो एटलीस्ट सेम फेलियर्स नहीं करेंगे, दे विल लर्न द लेसन्स डिफरेंटली। तो हमने जो पहला बिजनेस शुरू किया था वो था एक किड्स वेयर बिजनेस। उसमें हम चाइना से सामान इंपोर्ट कर रहे थे, बेच रहे थे, बट हमने एक चीज रियलाइज करी उसमें 2-3 साल के बाद कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। हम एक और मीटू ब्रांड है, तो अगर आप मार्केट पे जाते हो और मल्टीपल लोग कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कौन सा सस्ता है, मैं ले जाऊंगा। अगर वो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, आपका बिजनेस वो चलेगा, लॉन्जिविटी उस बिजनेस की होगी जहां पे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने बोला इनरवेयर, विमेन इनरवेयर में लोग नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि विमेन इनरवेयर जो है, हमने उसको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी बनाया।
था। विमेन इनरवेयर हमेशा मेल गेज से बनता था, तो उसमें कप्स रहते हैं, वायर्स रहते हैं, पुशअप्स रहते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं। पर अगर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें तो विमेन इनरवेयर क्या था? विमेन इनरवेयर में जैसे फॉर मेन कंफर्ट चाहिए, राइट? बनियान होती है, बंडीज होती हैं, आपको कंफर्ट चाहिए। इनरवेयर में व्हाट डू विमेन नीड? विमेन ऑल्सो नीड कंफर्ट, विमेन नीड कॉन्फिडेंस। आपको दो चीजें चाहिए। तो वी फिगर्ड कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस कैटेगरी में है। जब हम अपना किड्स वेयर का बिजनेस कर रहे थे, तो वी रियलाइज विमेन्स इनरवेयर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक तो कंफर्ट की है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब हम मार्केट में गए और देखा, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ विमेन वर बीइंग मेड बाय मेन। तो उसका मतलब है जो एक वुमेन बॉडी को चाहिए वहां तक सोचा नहीं जा रहा है। देयर इज एन अजम्पशन कि ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, मेल गेज से बनाया जा रहा है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी पुरानी है, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है पहला स्पोर्ट्स ब्रा कब बना था फॉर विमेन? यस, जी इस कैटेगरी के बारे में 1970s 1970s तक औरतों के लिए स्पोर्ट्स ब्रा भी नहीं बनाया गया था। पहनाए जाते थे कॉर्सेट, जिसमें आप टाइट एकदम सांस भी नहीं ले पाए, वैसे प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम तो थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि टीनेजर्स, क्योंकि मेल गेज से बना रहे हो तो दो ही तरह का इनरवेयर बनेगा, सेक्सी या बोरिंग। तो टीनेजर्स को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई। तो जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ। क्या मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो क्या हम उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? हम कस्टमर को कुछ ऐसा दे सकते हैं जो उसे चाहिए पर मिल नहीं रहा है। सेकेंड, आपको ये देखना होता है अगर प्रॉब्लम है और कोई सॉल्व नहीं कर रहा तो उसका रीजन क्या है। डेफिनेटली कोई रीजन तो होगा, क्योंकि इतने सारे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पॉपुलेशन इतनी है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए 3-4 लोग तो होंगे। पर अगर फिर भी कोई सॉल्व नहीं कर रहा तो कुछ तो चैलेंज होगा। विच इज वॉट आर सेकेंड प्रॉब्लम केम टू, कि जैसे आपने कहा कि विमेन इनरवेयर में कोई सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम थी कि आप मल्टीपल ए काप, बी काप, सी काप, डी काप कर रहे हैं तो साइजेस बहुत सारे हो जाते हैं, डेड स्टॉक हो जाता है। इसका एक रीजन था कि लोग सॉल्व नहीं कर रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम था कि कुछ 2-3 बड़े प्लेयर्स थे और अनऑर्गेनाइज मार्केट था। तो बीच में आप कहाँ घुसे, कहाँ पे बेचे? तो हमने फिगर आउट किया कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहला चैलेंज तो ये कि अगर हम साइज को ऐसे रखें कि डेड स्टॉक नहीं बने, हम कप्स नहीं करें, हम अंडरवायर नहीं करें, ब्रांड की साइजिंग, टी शर्ट की साइजिंग जैसी होती है वैसे बनाएं, और पैटर्न ऐसे बनाएं कि प्रोडक्ट आसानी से पहना जाए। वो पहली हो गई। दूसरी प्रॉब्लम, बेचे कहाँ? ऑनलाइन बेचना आसान है, और इनरवेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन में कि रिटर्न्स नहीं है। बिकॉज ऑनलाइन में कुछ भी बेचने में, जैसे आपने बोला, आरटीओ और रिटर्न्स सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन खा जाता है। तो वी फिगर्ड कि ये दो सोल्यूशंस तो हैं कि हम ऑनलाइन घुस के बेच सकते हैं। हम विमेन इनरवेयर, क्योंकि इतने सारे या तो बड़े ब्रांड हैं, बहुत सारे मल्टीपल छोटे ब्रांड्स हैं, अनऑर्गेनाइज मार्केट जो बहुत सस्ता बेचते हैं। तो एक जगह थी टीनेज मार्केट जहां पे कोई था ही नहीं। क्या ठीक है, वहां से एंट्री मारते हैं और फिर देखते हैं। सो दैट इज हाउ यू वुड डू। तो अगर कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा तो सबसे पहले मैं उनको बोलूंगी आप ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व कैसे कर रहे हो, एंट्री कैसे करोगे जहां पे आपके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन, ताकि एक बार घुस के आप अपना कैश फ्लो जनरेट करना शुरू करें। जहां तक मानी मैं इस कैटेगरी को जानता हूं कि जितने भी वुमेन्स इनरवेयर की, मैं पुराने के टाइम की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो आज से 10 साल पहले की, 20 साल पहले के, कि दुकानों पे ना मेंस ही होते थे। अगर आप भी इस बात से रिलेट करोगे, मतलब प्रोडक्ट चाहिए होता है किसी और को, लेकिन कंज्यूम करेगा कोई और, एक तरह बेच कोई और रहा है। तो इससे भी मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर भी, जहां पे सॉल्व करने की जरूरत है। बनाने में तो वही तो कह रही हूँ, प्रॉब्लम ही बनाने से शुरू हो रही है। आप मानोगे नहीं, जब हम विमेन इनरवेयर हमने अपने पैटर्न्स बनाए और मेरी को फाउंडर मल्टीपल वेंडर्स के पास गई, विमेन इनरवेयर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय मेन, डोमिनेटेड बाय मेन। जब वो गई उनके पास और बोला कि इलास्टिक ऐसे नहीं ऐसे लगाइए, यहाँ पे टाइट लगता है, कंफर्टेबल नहीं है, उसे लगा आपको नहीं पता ये ऐसे ही बनता है। सो वुमन इज टेलिंग समबडी कि हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बट द आंसर दैट शी इज गेटिंग फ्रॉम मेन इज आपको नहीं मालूम है आपकी बॉडी पे क्या कंफर्टेबल रहेगा, हमें पता है सालों से ऐसे बन रहा है। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम। फिर आप जब लेने जाते हैं प्रोडक्ट्स, देयर इज अ मैन सेलिंग इट। तो आप इतने सालों से यू टेलिंग हिम और वो आपको बता रहे ठीक है आप ये लीजिए, आप ये लीजिए। सो दैट इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम विद द ऑफलाइन स्पेस। अब ऑनलाइन में एडवांटेज ये हो गई कि आपको वो प्रोडक्ट ढूंढना, जो डिस्कवरी है वो ईजी हो गया, पर ऑफलाइन मार्केट में अब भी है। विच इज वाई इनरवेयर अगर आप देखेंगे SIS मॉडल में, अगर मॉम एंड पॉप स्टोर से हटाएं तो जैसे वेस्ट साइड हो गई, यहाँ पे बहुत बिकने लग गया, क्योंकि यहाँ पे लेडी सेल्स गर्ल है, आप आराम से देख सकते हैं, इट मेक्स अ डिफरेंस एक्सपीरियंस में।
तो चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। आई थिंक क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स ने बहुत चेंज किया है कि आप अपना इनरवेयर खरीद कैसे सकते हैं। फिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लॉट ऑफ वुमेन स्टिल वांट टू वेयर इट एंड सी, तो वो प्रॉब्लम जेन्युइन है। पर अगर प्रोडक्ट बनाया जाए विद थॉटफुलनेस बाय वुमेन जिनको एक्चुअली बॉडी समझ में आ रही है, तो काफी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। मुझे एक चीज के बारे में बताइए, आपने जैसे बताया कि जो वुमेन्स इनोवेट कैटेगरी है इसमें आरटीओ नहीं आती, ये कैसे पॉसिबल है? इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, क्योंकि जितने भी अपीयरेंस ब्रांड है जहां तक मैं जानता हूं आरटीओ तो नॉर्मली आते हैं, जैसे इसमें भी आपने बताया साइजेस का इशू रहता है, तो रिटर्न्स कैसे नहीं आते? मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। तो दो चीजें होती हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट कैटेगरी में रिटर्न्स अवॉइड करना है, सबसे पहले आपकी रिसर्च। तो मैं दो कैटेगरीज को पता, जो लोअर इनरवेयर है, पैंटीज हो गए, पीरियड पैंटीज, तो हाइजीन रीजन की वजह से किसी भी मार्केट प्लेस पे नॉन रिटर्नेबल होता है। अगर ओके। कोई वेबसाइट, जो कोई ब्रांड है, वो रिटर्न ले रहा है लोअर इनरवेयर का, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब हाइजीन फॉलो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर किसी ने पहना, आप अंडरवेयर किसी से ऑर्डर कर रहे हैं और आपने पहन के रिटर्न कर दिया, पता नहीं लगेगा ना, और वो अंडरवेयर किसी और को बेच दें, तो हाइजीन इज अ मेजर इशू। इसीलिए सबसे पहले तो लोअर इनरवेयर नॉन रिटर्नेबल होता है। अब बात आती है आपकी ब्रास की और टॉप इनरवेयर, वो रिटर्नेबल रहता है, लेकिन उसमें अगर हमने जैसे किया है, हमारे पास साइज रिटर्न्स मिनिमल है। ब्रास में हम 3% के साइज रिटर्न पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमने ब्रास में से अंडरवेयर और कप्स हटा दिए। कंफर्ट चाहिए, एंड ऑफ द डे सपोर्ट चाहिए। हमने पैटर्न्स ऐसे बनाए जैसे स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच करके पहने, एडजस्टर्स डाले उन पैटर्न्स में, ताकि आपको वो प्रोडक्ट आसानी से फिट आए। तो हमारे साइज रिटर्न्स बहुत कम हो गए। उसमें काफी रिसर्च लगी टू स्टार्ट इट। जहां तक आरटीओ की बात होती है, दो तरह के कैटेगरीज में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक होती है जो आपकी इम्पल्स बाय होती है, उसमें हमेशा आरटीओ हाई रहेगा, बिकॉज कस्टमर वो वाला प्रोडक्ट खरीद रहा है डिस्कवरी पे, इम्पल्स पे, मन किया। लेकिन मन बदल भी सकता है, फैशन बहुत ज्यादा इम्पल्स कैटेगरी में चला जाता है। असेंशियल्स जो होते हैं, दे आर और सर्च बेस्ड कैटेगरी। मैं कोई इनरवेयर क्यों खरीदूंगी? क्योंकि मुझे जरूरत है, मैं इम्पल्स पे नहीं खरीद रही। इम्पल्स पे विमेन बाय लॉन्जरे, जो नाइट वेयर होता है, लेकिन असेंशियल्स आप सिर्फ तब खरीदते हैं जब आपको चाहिए। तो वीव सीन इन फैक्ट, जब हमारा कस्टमर कुछ इनरवेयर ऑर्डर करता है, हमें नेक्स्ट डे से फॉलो अप आना शुरू हो जाता है, व्हेन विल माय ऑर्डर गेट डिलीवर्ड, बिकॉज दे ऑर्डर्ड सिंस दे वांट इट। तो इसलिए आरटीओ का आपका जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है। अगर वो सीओडी भी ऑर्डर करा है, तो कस्टमर्स ऑर्डरिंग ओनली बिकॉज दे वांट द प्रोडक्ट। तो जब भी अच्छा आप कोई बात। बिजनेस शुरू करें, अगर आप ऐसी कैटेगरी में शुरू करेंगे, तो दिस पार्ट यू विल अवॉइड। पर इन कैटेगरीज में मार्जिन कम होता है, फैशन में मार्जिन ज्यादा होता है, सो यू हैव टू चूज। आप मुझे एक चीज के बारे में बताइए, जैसे आपने एक नीश को आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस मार्केट में, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। बट बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है लोगों के साथ कि उन्होंने कैटेगरी तो चूज की, अब पता नहीं वो कैटेगरी एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं, उस कैटेगरी में उसका टारगेट मार्केट इतना पोटेंशियल है भी या नहीं। तो कैसे हम ये चेक करें कि उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आने वाले टाइम में या पास्ट में, फ्यूचर में उसका ग्रोथ अच्छी होने वाली है? इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या ये टाइम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या कोई और मैट्रिक रहेगा? टैम इज वन थिंग, पर आपको ये भी देखना है कि सर्वेबल मार्केट कितना है। अब अगर हम टैम देखेंगे, तो उस हिसाब से इतनी सारी वुमेन आर इन इंडिया, पर क्या वो सब सर्वेबल है? अब एक गांव में शायद मेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, टियर 2 में चलेगा, तो आप सर्वेबल मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं। वो आप ऑनलाइन मल्टीपल रिसर्च रिपोर्ट्स होती है, उनसे फिगर आउट कर सकते हैं। पर अब नेक्स्ट स्टेप होता है, निश क्या ये प्रोडक्ट चलेगा? सो आई थिंक ऑनलाइन इंटरनेट हैज मेड इट मच इजियर। हमने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था 2014 में, when e-com had just started booming in India. Since then मार्केट बहुत मैच्योर हो चुका है। जब मल्टीपल टूल्स ऑनलाइन, तो हर बिजनेस की स्टेज पे ना अलग अलग चीजें होती हैं। आप सबसे पहले तो गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आप जो चीज बनाना चाहते हो उसके सर्चेस कितने आ रहे हैं। फिर आप यू कैन गो टू साइट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, वहां पे वो वर्ड डालिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हैं कि मुझे टॉयज का बिजनेस शुरू करना है, फॉरगेट इनरवेयर, मेरे को टॉयज की बात करते हैं। आप जाके टॉय डालेंगे ना, आप इनकॉग्निटो मोड में जाके डालिए, आपको वो नीचे सजेशंस देगा। तो कीवर्ड्स जो की चीज suggestion। कीवर्ड्स है, जो चीज अगर आप लॉन्च करें, अगर वो सजेशन में आ रही है, मतलब लोग वो ढूंढ रहे हैं, तभी वो सजेशन में आ रही है। फिर आप जाके उसकी सर्चेस करिए। मल्टीपल टूल्स होते हैं कि इस प्रोडक्ट की या इस कैटेगरी में किन किन कीवर्ड्स की सर्च आ रही है और कितनी सर्चेस पर मंथली आ रही है। वंस यू सी दैट, तो आपको पता लगेगा ओके ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट, मतलब इसका डिमांड तो है। फिर आप जाके देखिए अलग अलग मार्केट पे, जब आप वो कीवर्ड डालते हैं तो कितने प्रोडक्ट्स आते हैं।
वो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें रेटिंग रिव्यू कितने हैं और कंपटीशन क्या है, तो आपको पता लगेगा मार्केट में कितने लोग वो कर रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं उसमें अगर किसी एक प्रोडक्ट में आपको दिए 2-2,500 रेटिंग रिव्यू, मतलब प्रोडक्ट तो चल रहा है पर आपको दिखे कि प्रोडक्ट असॉर्टमेंट बहुत कम है, तो आपको दिख जाएगा मेरी स्पेस है यहाँ पर। तो वो आपको बताएगा कि आपको अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ऑनलाइन बिना सर्वे किए, बिना मार्केटिंग एजेंसीज को बहुत पैसा दिए, आप एटलीस्ट इस स्टेज पे अपना एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आप कोई 2 या 3 टूल्स के बारे में आप बता सकते हैं कि जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कितने सर्चेज है, या कोई भी दूसरी चीजें आप मुझे कोई टूल के बारे में बताएंगे? गूगल एडवर्ड्स, हीलियम फॉर Amazon, आप वहां से जरूर चेक कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा टूल है, वो आपको फ्री ट्रायल भी देता है, टाइका मेट्रिक्स करके, अगेन Amazon का है, AI टूल है। आप वहां पे जाएंगे तो वहां जाके भी एक सेक्शन है जहां पे आपको रिसर्च करके वो देता है। सो ठीक है। दीज 3 टूल्स विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट। उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हैं कि वो चीज बिक कैसे रही है मार्केट में। तो आप मेटा की एड लाइब्रेरी पे जाओ, वहां पे जाके आपको जो ब्रांड पता है, अगर मान लीजिए आपका इतना एडवांस है कि मुझे ये पता है मेरे इस मार्केट में ब्रांड्स कौन से, तो आप ये भी जाके मेटा एड लाइब्रेरी में ब्रांड का नाम डालिए, आपको दिख जाएगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो ब्रांड कौन सी एड से कैसे प्रमोट कर रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितने ब्रांड उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं, कितनी एड्स चला रहे हैं। वो आपको एक बिना पैसे स्पेंड किए एक ओवरऑल ओवर दे देगा कि उस बिजनेस का लैंडस्केप क्या दिख रहा है। ठीक है, तो आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जहां तक मुझे पता प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड दे दिए। अब किसी को अपना प्रोडक्ट मिल गया, जैसे आपको अपना प्रोडक्ट मिल गया, मुझे वुमेन्स इनरवेयर कैटेगरी में जाना है, या किसी को मिल गया टॉयज मिल गया, किसी को कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल गया। अब इसके लिए मुझे खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे देना चाहिए, क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप थोड़ा ये बताइए, या आपकी अप्रोच क्या थी इसमें? सो एवरी प्रोडक्ट कैटेगरी इज डिफरेंट। क्या होता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, एमओक्यू एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। वो है आपको सही प्राइसिंग लाने के लिए, वो एमओक्यूज अगर मीट करने हैं तो एमओक्यू के बारे में अगर आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा बता तो दीजिए। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर के पास गए, उनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत हाई होगा। तो अगर आप वो मीट करने चले गए, पहला तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया, दूसरा डेड स्टॉक का पोटेंशियल बहुत बढ़ गया। सेकेंड ऑप्शन होती है कि आप किसी छोटे मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, वहां पे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और थर्ड ऑप्शन होती है कि आपको खुद करना पड़ेगा। सो अगेन डिपेंड्स ऑन आप किस सिचुएशन में हैं, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। वन गुड वे टू डू इट इज कि अपना आपके पास सैम्पलिंग यूनिट होना चाहिए। अगर आपके पास अपना सैम्पलिंग यूनिट है, उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी से टेस्ट आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट। सी अगेन ये सब ना हर बिजनेस के स्केल के अलग चैलेंजेस होते हैं, तो हर दिस नॉट एक आंसर विल नॉट फिट इनटू एवरीबॉडीज क्वेश्चंस। इनफैक्ट इसी को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज वी रियलाइज उसी हर बिजनेस अलग स्केल पे होता है, हम 10-11 करोड़ के स्केल पे पहुंच गए, हमें 25 करोड़ तक जाना है, एंड वी नो कि उसके लिए देयर आर सर्टेन टूल्स जो हमें चाहिए, एंड वी वुड लव टू, और हम यूजुअली हेल्प लेते हैं उन लोगों से जो ये कर चुके हैं। नाउ अ बिजनेस वाज स्टार्टिंग आउट, जो जिन्होंने शुरू किया है, कुछ भी नहीं किया या 1-1.5 करोड़ का बिजनेस किया, उनको 10-11 तक कैसे लाना है, उसके लिए हमने एक सेकेंड आर्म शुरू किया कॉल्ड फाउंडली। वहां पे हम बहुत सारे बिजनेसेस को हु कम टू अस, हम उनको टूल्स बताते हैं। सो एज आई कहते, तो उस टूल्स के अंदर हम ये बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस किसी स्केल पे, अब आप लेट्स से आप ने सिर्फ स्टार्ट किया, आपके पास मिनिमल इन्वेस्टमेंट है, सो देन और आपकी कैटेगरी क्या है, बेस्ड ऑन दैट आपका आंसर मिलेगा। तो आइडली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर और आपकी खुद की सैम्पलिंग यूनिट इज अ गुड वे टू स्टार्ट आउट। उसमें भी कभी कभी आपको रेडी रहना पड़ता है कि मैं शुरू में कॉस्ट जो है मेरी ज्यादा रहेगी, मैं प्राइस डिस्कवरी करूंगा। हो सकता है मैं प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचूं, क्योंकि मुझे कंपेरेटिव प्राइस मार्केट में रखना है, पर उस तरह से मेरी प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ, हमने अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए थे शुरू में, और हमने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से बहुत कम क्वांटिटी में बनवाया। अब जब आप मार्केट में बेचने जाते हो तो हर प्रोडक्ट का एक प्राइस डिस्कवरी करना पड़ता है। आपको पता है कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट है और आप उसमें कोई लग्जरी, आप कोई फिल्म स्टार को नहीं बना रहे, आप उस तरह की मार्केटिंग पे पैसा नहीं खर्च कर रहे, कंज्यूमर से आप एक सर्टेन प्राइस डिमांड कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंपेरेटिव लैंडस्केप। तो वो प्राइस जो है, हो सकता है आपको बहुत प्रॉफिटेबल नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत हाई क्वांटिटी में नई प्रोडक्ट बनाया, और जिनसे आप कंपीट कर रहे हो वो बहुत हाई क्वांटिटीज में प्रोडक्ट बना रहे।
तो आप अपना प्राइस डिस्कवरी कैसे प्राइस पे करोगे, देखो कि ये प्राइस पे मैं आइडियली बेच सकता हूँ प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल, अगर मेरी कॉस्टिंग कम आ जाती है तो क्या मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आप कम एमओक्यू पे चाहे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच के अपनी प्राइस डिस्कवरी करो। एंड वंस यू नो कि ये प्रोडक्ट बिक सकता है, दैट इज व्हेन यू इन्वेस्ट विद अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑन अ हायर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब कहने का मतलब है हमें एटलीस्ट थोड़ी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, और थोड़ी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करने में चैलेंज आ सकता है आपके पास कॉस्टिंग का, तो उस वक्त यू हैव टू बी रेडी कि आगे के फायदे के लिए हो सकता है अभी मैं थोड़ा सा नुकसान झेल के कर लूं, या मैं बिना प्रॉफिट में एक बार पता कर लूं कि प्रोडक्ट बिकेगा भी कि नहीं, वर्सेस आप सीधा मार्केट में जाए। अगर आपके पास उस तरह की इन्वेस्टमेंट है एंड यू कैन टेक द हिट एंड यू हैव दैट मच कन्विक्शन, आपका रिसर्च सब सपोर्ट करता है, then you can go with a higher MOQ also. Will also depend on the product. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक व्हाइट ब्रा बेचने मार्केट में जा रही हूँ, बेसिक प्रोडक्ट है, मुझे पता है बिकेगा, आई हैव माई सॉलिड रिसर्च, वहां मैं एमओक्यू से डरूंगी नहीं। पर अगर मैं एक नए तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ जो मैंने पहले नहीं किया, तो मैं एमओक्यू से आज भी घबराऊंगी कि मुझे उतना क्वांटिटी नहीं करना। ठीक है, अब मुझे एक चीज के बारे में बताइए, एक होता है टारगेट ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे आप भी इस कैटेगरी में हो, तो जनरली जो मैं देख पाया हूँ वुमेन्स इनोवे कैटेगरी में, जो आज भी टीयर 3 या टीयर 4 मार्केट्स है, वो आज भी दुकानदारों के पास से जाती है। बट जो टीयर 1 और टीयर 2 मार्केट है, वो जनरली ऑनलाइन के बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, बहुत सारे ब्रांड्स मतलब आज बहुत अच्छे स्केल पे भी है। अब स्पेसिफिक आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि मुझे ऑनलाइन ही बेचना है? आप ऑफलाइन भी जा सकते थे, जैसे आप टीयर 1 की जगह टीयर 3 को भी टारगेट कर सकते थे, ये कैसे आइडेंटिफाई करें हम? सो ऑनेस्टली हम ऑफलाइन गए थे और हमने जाके लेसन सीखा कि ऑफलाइन एक बहुत इंडिया का ऑफलाइन मार्केट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर ब्रांड की अपनी तरीका होना चाहिए ऑफलाइन जाने का, और वो भी आप गलतियां कर करके सीखते हो। ऑफलाइन में जहां तक मुझे पता है, ऑफलाइन में मतलब कोई ब्रांड नहीं है जहां तक मुझे पता है, सिंपल है और मतलब कोई उतना बड़ा ब्रांड नहीं है। नॉर्मली ये जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स है वही है, नए प्लेयर्स नहीं है उसमें, इसीलिए नहीं जा पाते हैं, बिकॉज ऑफलाइन का जो इंडिया का मार्केट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आज एक जगह दुकान है दूसरी जगह नहीं है, दूसरे दिन नहीं है, तो सबसे बड़ा ऑफलाइन का चैलेंज ये हो जाता है किसी छोटे ब्रांड के लिए कि आपका पैसा ही नहीं आएगा वापस। आपने क्योंकि उसने आपको दिया पैसा नहीं दिया, आप कौन से दुकान पर जाके अपना पैसा कलेक्ट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देगा नहीं देगा, तो ऑफलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए ट्रेडिशनल ब्रांड्स जिनके कहते हैं इनकम्बेंट्स, जो वहां पे घुस चुके हैं, वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले है। जो भी नए ब्रांड्स आते हैं, फिर अनब्रांडेड मार्केट होता है, जो चाइनीज इंपोर्ट्स होते हैं, वो बार बार खरीदते हैं और लोग बेच देते हैं, तो वो चैलेंज डेफिनेटली है ऑफलाइन मार्केट का, इसीलिए हमने ऑनलाइन से शुरू किया। बट जो इंडिया के लैंडस्केप में अब चेंज हो रहा है, अगर आप मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स देखें, टीयर 2 टीयर 3 बहुत पॉपुलर है मीशो, पीपल आर बाइंग प्रोडक्ट्स देयर, राइट। तो नए ब्रांड वहां से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप क्विक कॉमर्स देखें, क्विक कॉमर्स में हम जेप्टो पे लॉन्च किया है हमने, और हमारे को जेप्टो पे बहुत अच्छी सेल मिल रही है फ्रॉम ऑल मार्केट्स जहां जहां हमने लॉन्च किया है, बिकॉज पीपल आर डिस्कवरिंग अनदर वे टू शॉप समथिंग, जो जहां पे उनको इनकम्बेंट ब्रांड्स के अलावा और भी कुछ मिलता है, चीप चाइनीज ब्रांड्स के अलावा और भी कुछ मिलता है। तो जो आपका सवाल है कि आप टारगेट ऑडियंस, पहले तो टारगेट दो चीजें हैं इसमें, कि आपका GTM जिसको बोलते हैं गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, और टारगेट ऑडियंस क्या होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस वो डिपेंड ऑन आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमारे केस में हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हम कंफर्टेबल इनरवेयर बना रहे थे और हम मेक श्योर कर रहे थे विच इज थॉटफुल इनरवेयर क्रिएटेड फॉर वुमेन। हमने एंट्री पॉइंट अपना रखा टीनेजर्स, तो अगर टीनेजर्स मेरा एंट्री पॉइंट है, तो उस केस में मेरी टारगेट ऑडियंस विल बी द मदर ऑफ द टीनेजर, बिकॉज एक 11-12 साल की लड़की खुद ब्रा नहीं खरीद रही है, खुद अपना इनरवेयर नहीं खरीद रही, उसकी मदर खरीद रही है, लेकिन वो वापस खरीदना है कि नहीं, उस केस में 11-12 साल की लड़की का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, और आजकल लड़कियों के ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मेरी टारगेट ऑडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम थी मदर, जो अपनी बेटी के लिए खरीद रही है। नाउ वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि अगर मदर को मेरा प्रोडक्ट टच एंड फील में पसंद आया, एंड वी आर एबल टू टेल हर कि आपके लिए भी है, वी कैन डू अ रिवर्स मार्केटिंग। अभी तक सब ब्रांड्स क्या कर रहे थे, मदर को बेच रहे थे, और वहां पे बहुत कंपटीशन था, और साथ में अगर वो बेटी छोटा साइज, वी डिड द ऑपोजिट। तो उसमें वी रियलाइज वी एक्चुअली स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। मदर ने अपनी बेटी के लिए खरीदा, देयर इज अ गुड टच सॉफ्ट फील टू इट, राइट, एंड द प्रोडक्ट इज वेरी कंफर्टेबल, एंड शी रियलाइज कि ये प्रोडक्ट उसके जमाने, उनके जमाने में तो नहीं था,
बट अभी अवेलेबल है एंड शी कैन हैव एक्सेस टू द सेम कंफर्ट. उसको क्या जरूरत है वो इनकम्बेंट ब्रांड्स के अनकंफर्टेबल वायर पोशाक जो ट्रेडिशनल मेल गेज से बने वो प्रोडक्ट में. So she also started buying. So that is first target audience identification, then target audience increase, जो आपका धीरे धीरे होता है. अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने ना मदर्स को टारगेट किया, फिर ये तो आपके जीटीएम स्ट्रैटेजी होगी, क्या फिर उसके बाद आपने ये टारगेट किया कि मुझे अब नॉर्मल फीमेल्स को भी टारगेट करना चाहिए जिनकी एज 26 और जो मतलब मीडियोकर एज में है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हमें डायरेक्टली उनको टारगेट करना चाहिए या उसका भी प्लान होना चाहिए? करेक्ट. तो हमने वो भी किया. तो पहले मदर्स को टारगेट किया. ये हमारे जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेच रहे हैं, उसके बाद हमें अपनी वेबसाइट को भी हमने मार्केट करना शुरू किया. वे भी रियलाइज कि एक तो मार्केट हो गया मेरा जो 11 से 14-15 साल की लड़कियां, नाउ 16-17 प्लस आर डूइंग देयर ओन शॉपिंग. 16 के 25-28 तक की लड़कियां आर डूइंग देयर ओन शॉपिंग. उनको हमने इंस्टाग्राम से टारगेट किया थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. एंड रिचा और मैं, मेरी को फाउंडर और मैं, आफ्टर शार्क टाइम हमने भी बहुत से वीडियोस बनाने शुरू किए. तो हमारे खुद के वीडियोस से बहुत सारी लड़कियां स्टार्टेड रिलेटिंग टू इट बिकॉज वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स. तो वहां से दूसरा टारगेट ऑडियंस हमने ट्रैक करना शुरू किया. दोनों टारगेट ऑडियंस के लिए हमने प्लेटफॉर्म्स दिए. हमारी वेबसाइट पे मैक्सिमम सेल कम्स फ्रॉम 17 प्लस वुमेन एंड अ लॉट ऑफ मदर्स हु आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फॉर देमसेल्व्स. तो ये आपका हो गया टारगेट ऑडियंस. अब हर टारगेट ऑडियंस से बात करने का तरीका अलग होना चाहिए. द प्रॉब्लम विद ऑफलाइन इज आप बात एज अ ब्रांड आप बात खुद नहीं कर सकते हो अनलेस आपने बहुत पैसा स्पेंड करना, क्योंकि आपके बीच में एक मिडिल मैन आ गया, एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, एक वो सेल्स पर्सन आ गया. सिर्फ दुकान का ओनर नहीं, जो उनके एम्प्लॉय सेल्स बॉयज और सेल्स गर्ल्स हैं वो भी आपके कम्युनिकेशन के बीच में आ गए. तो आप अपने ब्रांड का कम्युनिकेशन ऑफलाइन में तो बहुत मुश्किल है करना. वहीं पे आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप मार्केटिंग और आपके ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ज़ेप्टो और आपकी खुद की वेबसाइट आती है जहां पर आप खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहां पे आपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके उनसे बात कर सकते हैं. तो अगर किसी को बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है तो इवेंचुअली ऑफलाइन जाना पड़ेगा, लेकिन आपको शुरू में ऑनलाइन हैज मेड इट अ वेरी डेमोक्रेटिक फील्ड. आपको बहुत स्पेस दे रहा है कि आप अपनी स्टोरी खुद सुनाएं, अपने स्टोरी लेकर खुद कंज्यूमर तक जाएं. उसमें चैलेंजेस हैं क्योंकि आपको मार्केट प्लेस को बहुत फीस देनी पड़ती है, आपको खर्चा करना पड़ता है मेटा पे, और उन सबके सोल्यूशंस भी, बिकॉज हर किसी ब्रांड के पास सेम स्पेंडिंग पावर नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. अच्छा, जहां तक मैं आपकी बात से समझ पाया हूं, आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को आपने देखा और एक छोटे सैंपल से आपने टेस्ट किया और वो सैंपल आपका चलने लग गया. और उसके बाद जो आपकी स्ट्रैटेजी जो जीटीएम की रही वो रही स्पेसिफिकली आपने टीनेजर्स को टारगेट किया. अब तक मैं सही चल रहा हूं? टीनेजर्स को, और उस टीनेजर्स के बाद टीनेजर्स प्लस 25, एंड व्हाइल वी वर टारगेटिंग देम वी आल्सो रियलाइज दैट, और हमने साइजेस बढ़ाने शुरू किए, हमने सिलोवेट चेंज करने शुरू किए. तो हमने जब हम मदर को लेके आ रहे हैं तो हमने मदर को रीमार्केट करना शुरू किया कि अब अपने लिए भी खरीद. वहां से हमने टाइम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया. उसकी वजह से हमने, बिकॉज हम स्टेप बाय स्टेप चले, हमें एक साथ बहुत सारा खर्चा नहीं करना, हमने कम खर्चा करके, विच इज वाई हम 10-11 करोड़ में प्रॉफिटेबल है एंड वी आर मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट. हमारा ऑलमोस्ट 10-11% का एबिडा चल रहा है इस टाइम पर. तो वी आर एबल टू डू दैट क्योंकि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके खर्चा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें इस मार्केट को यहां से बढ़ाना है तो कितना खर्चा करके उसको बढ़ाएं. अच्छा, मुझे अब एक चीज बताइए, अब मुझे अपनी नई ब्रांड को स्टार्ट करना है तो मेरे इनिशियल पॉइंट क्या होंगे? क्या मुझे क्विक कॉमर्स के थ्रू बेचना चाहिए? क्या मुझे अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचना चाहिए? क्या मुझे Amazon फ्लिपकार्ट पे जाना चाहिए? मतलब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा वो आप थोड़ा बताइए, अगर मैं एक ब्रांड को, इनिशियल ब्रांड को स्टार्ट कर रहा हूँ. देखो, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपका है वो डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी. हर एक प्लेटफॉर्म के पास कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स. एक आपकी खुद की वेबसाइट तो इम्पोर्टेंट है. खुद की वेबसाइट में चैलेंज आता है मेटा पे एड चलाने का, क्योंकि आपका प्राइमरी जो सोर्स है वो मेटा होता है. उसके अलावा आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं. आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए. अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना तो और आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी पे अगर आप कोई असेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो उसका मासी प्राइस है, मतलब आप बहुत लग्जरी कैटेगरी में नहीं है, तो Amazon इज अ गुड मार्केट फॉर यू. पर मान लीजिए आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट के साथ तो वो शायद आपका Amazon पे नहीं बिके. उसके लिए आपके पास मिंत्रा, नायका टाइप वो प्लेटफॉर्म्स होंगे.
इररिस्पेक्टिव आपकी वेबसाइट आपका चैनल है ही, और इंस्टाग्राम पे मेटा मार्केटिंग चैनल्स आपके हैं। नाउ टू मार्केट देम, सी बहुत कहना बहुत आसान होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है फॉर एनी ब्रांड टू फाइंड द राइट पीपल। बिकॉज जब आज आप मार्केट में जाते हैं, देयर इज अ पूल ऑफ एजेंसी, पूल ऑफ मेकिंग वेबसाइट्स, और आपको हर तरह का कोड मिलेगा। आप गारंटीज, अगर आप अपनी वेबसाइट भी बनाना चाहते हो ना, आपको 50,000 से लेके 9-10 लाख का कोड आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लूं, व्हाट विल एक्चुअली वर्क फॉर मी। आप मेटा की एजेंसीज के पास जाओगे, आपको कोट आएगा 50,000 लाख रुपए। आप सोचोगे मैंने तो भी बिजनेस शुरू किया है, मैं भी पैसे भी नहीं कमा रहा, 50,000 लाख रुपए एजेंसी को दे दूं और कोई रिजल्ट का प्रॉमिस नहीं होगा। और वही 5,000 वाला भी आपको मिलेगा। करेक्ट, पर वो 5,000 वाला आपका क्या डिलीवरी कर रहा है, और क्या होता है, एजेंसीज आपके सामने तो काम कर नहीं रही है, और अगर आपको अपना एड्स नहीं पता है तो वो आपको बुद्धू बनाएंगे। हाँ, हम कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे की चैलेंज होता है, विच वी ऑल्सो रियलाइज द हार्ड वे, इज फाइंडिंग द राइट पीपल। कमिंग बैक टू इट, इसीलिए हमने ये साथ में जो फाउंड लीव शुरू किया है, देयर वी आर एडवाइजिंग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन हु टू वर्क विद, आपके स्केल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्केल है, आप अभी शुरू कर रहे हो, तो आइडियली आपकी जो एजेंसी है वो 20-25 हजार से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, पर 20-25 हजार में उसको आपको डिलीवर करना चाहिए। और जिससे आप काम कर रहे हो, दे शुड वर्क लाइक अ पार्टनर विद यू। क्योंकि बहुत सी एजेंसीज का मॉडल क्या होता है, 3 महीने आपके साथ काम किया, आपसे पैसा लिया, बाय बाय, दूसरा क्लाइंट पकड़ेंगे। उसमें आपका तो नुकसान हो गया, क्योंकि आपके 3 महीने वेस्ट हुए, आपका पैसा गया, एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सो फाइंडिंग द राइट पीपल टू सेल, आपको प्लेटफॉर्म्स भी चाहिए, आपको अपना वेबसाइट भी चाहिए, फिर आपको सही लोग चाहिए, आपको सही टूल्स चाहिए। आजकल AI टूल्स बहुत सारे हैं, बट अगेन हर कैटेगरी के लिए एक अलग टूल होगा जो वर्क करेगा। अगर आप सही कॉम्बिनेशन के साथ कर देते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्चने पड़ेंगे अपने बिजनेस को बड़ा करने। सो विच इज वेयर यू हैव टू, आपका कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे मतलब कि अगर आपको आपको पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में पूछना पूछे, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आइडियल मिक्स उस कैटेगरी का ये होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने ना बहुत एक अच्छी टर्म बताई एजेंसी की, हैज अ स्टार्टिंग, अगर मैं एक D2C ब्रांड की कर रहा हूं, तो मुझे आपने बताया कि एजेंसी की तरफ, जहां तक मैं समझ पाया हूं, एजेंसी की तरफ जाना चाहिए। कब मुझे इन हाउस अपनी मार्केटिंग टीम रखनी चाहिए, कब मुझे एजेंसी की तरफ जाना चाहिए, अगर इसके बीच में अगर आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सके तो बेटर रहेगा। सो आइडियली आपके पास एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या होता है, एजेंसीज, व्हाई एजेंसीज आर इन द पिक्चर, बिकॉज वो एक सर्टेन एक्सपर्टीज प्रॉमिस करती हैं, पर वो एजेंसीज की जो कॉस्ट है मल्टीपल लोगों में शेयर होती है। एक एजेंसी विल वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स, तो आपको एक एक्सपर्टीज एट एन अफोर्डेबल रेट दे सकती है, विच इज व्हाई यू नीड द एजेंसी। बट यू नीड द एजेंसी विल नॉट टेक यू फॉर अ राइड, जो वो एक्सपर्टीज आपको सच में देगी। ऐसा नहीं कि पिच करते टाइम तो कोई बहुत स्मार्ट बंदा है, आपको सब कुछ दिया, फिर जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, तो वो जो बंदा इसने बिजनेस आपको पिच किया था वो गायब हो गया और किसी बच्चे को पकड़ा के चला गया। सो द राइट एजेंसी सिलेक्शन। उसके अलावा आपको अपनी इन हाउस टीम में कोई चाहिए हु विल होल्ड द एजेंसी अकाउंटेबल। वो जो बंदा है, दैट हैज टू बी समबडी हु इज ट्रस्टेड एंड रिलायबल, जो उसको कर सके अफोर्ड, एटलीस्ट उस पर अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सके। एंड आपको एजेंसी के साथ, इफ यू कैन गेट द राइट कॉम्बिनेशन, वी हैव अराइव्ड एट इज एजेंसी, इन हाउस रिसोर्स, कंसल्टेंट। जो कंसल्टेंट होते हैं, दे कम अप विद इयर्स ऑफ एक्सपर्टीज, बट क्योंकि वो आपको कंसल्ट करके बता रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, यू गेट इट एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। जो एजेंसी है, अगेन दे कम विद एक्सपर्टीज, बट द राइट एजेंसी हैज टू बी आइडेंटिफाइड, वो आपको फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट में मिलेगी। अगर आप ये सब अपना खुद इन हाउस बिल्ड करने जाएंगे, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। और टैलेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई स्टार्टअप होती है, हमें सही टैलेंट अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट पे अ लॉट, देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। आप ग्रोथ प्रॉमिस कर सकते हैं, बट ग्रोथ इज ऑल्सो अ ड्रीम। तो आपको उस टाइम पे जो लोग मिलते हैं, बहुत से मीडियोकर लोग आप अट्रैक्ट कर लेते हो, हु हैव नॉट रियली डिलीवर्ड, या कोई बड़े ब्रांड में बहुत छोटा रोल करके आए, तो आप वो ब्रांड के बेसिस पे उनको ले लेते हो और आपसे अनाप शनाप पैसा खर्चेंगे, पर रिजल्ट नहीं डिलीवर करेंगे। इसीलिए द आइडियल कॉम्बिनेशन इज एजेंसी, इन हाउस रिसोर्स, जो आपको ऐसा बंदा चाहिए हु वी कैन ट्रस्ट कंप्लीटली, जो उस एजेंसी को अकाउंटेबल रखे, एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, अ कंसल्टेंट जो आपको सही स्ट्रैटेजी बताए विद देयर एक्सपर्टीज। काइंड ऑफ जो इन हाउस जो पर्सन होगा, उसे काइंड ऑफ थोड़ा वेबसाइट की समझ हो, उसे मेटा एड्स की समझ हो, गूगल एड्स की समझ हो, ताकि वो उसे ट्रैक रख सके। हाँ, समझ हो, और वो ऐसा बंदा हो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो जिसपे आप, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, क्योंकि अच्छा, उसको एंड ऑफ द डे एजेंसी को पकड़ के रखना है कि तुमने ये काम किया कि नहीं किया।
मुझे आप एक चीज बताइए, एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे आप बताइए। जैसे बहुत सारी, अब Amazon में जब हम बेचने जाते हैं, फ्लिपकार्ट में हम बेचने जाते हैं, तो हमें उसका ना बेसिकली कमीशन देना पड़ता है, 10%, 15%, 20%, जो भी कमीशन है। अब बट हम जब वेबसाइट की बात करेंगे, वेबसाइट पे मुझे कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो क्या हमें Amazon के प्राइसिंग को बढ़ा के दिखाना चाहिए और वेबसाइट की प्राइसिंग कम दिखाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स ऐसा करती भी है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, थोड़ा आप ये बताइए। क्योंकि जब हम वेबसाइट पे बेचने की बात कहेंगे तो यहाँ पे कमीशन तो होगी नहीं, बट यहाँ पे मेटा एड्स का खर्चा होगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा भी आपके ऊपर खुद लॉजिस्टिक्स है, का खर्चा। आरटीओ का खर्चा आप ही बेयर करोगे। और आपके पास जो रिटर्न्स आप पॉलिसी अपनी रन करते हो, द एंड ऑफ द डे द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आप कुछ भी कर लो ऑनलाइन में, आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस 30 से 35% आएगा ही, नो मैटर व्हाट यू डू। आप कहीं से कोई भी मैथ घुमा लो। और इसलिए जब आप अपनी प्राइसिंग करते हो, आपको जी आप ऑफलाइन होते हो, आपकी रेंटल कॉस्ट होती है, ठीक है। आप ऑनलाइन, ये 35% में आपको बेसिक बोल रही कि इतना तो आपका खर्चा कॉस्ट ऑफ डूइंग। आप किसी प्लेटफॉर्म पे भेजोगे, उसको कमीशन देनी होगी, पर सिर्फ कमीशन से काम नहीं होता। आप उसकी लॉजिस्टिक्स बेयर करोगे, आप उसका एडवर्टाइजिंग आपको वहां पे कुछ ना कुछ करनी रहेगी। उसके अलावा हिडन कॉस्ट बहुत होती है प्लेटफॉर्म्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेजोन में आपके पास कुछ रिटर्न आया, तो अमेजोन ने वो रिटर्न तो आपको दिया, 100 रुपए का प्रोडक्ट भेजा, 100 रुपए रिटर्न आ गया, 100 रुपया तो आपका गया। उसके ऊपर अमेजोन ने देगा 10% रिटर्न प्रोसेसिंग फी, तो आपका 10 रुपए का नुकसान अलग हुआ। प्लस आपने रिवर्स शिपिंग कॉस्ट बेयर किया, तो आपके लिए तो नुकसान हो गया रिटर्न में रिटर्न लेना। सो ये वाले जो खर्चे होते हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। वेबसाइट पे आपकी जो मेटा का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, वो अच्छा खासा हाई है, वो कम नहीं है। तो इसलिए आपकी जो प्राइसिंग है, आप क्या कर सकते हैं, अगेन हमने एक ऐसी, जब हम वेबिनार्स करते हैं, हम एक प्राइसिंग शीट देते हैं कैलकुलेशन की। आइडियली एक मल्टीपल होता है। तो अगर आपका नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, देयर इज अ सर्टेन मल्टीपल दैट यू हैव टू फॉलो। रिटर्नेबल प्रोडक्ट है तो आपको एक सर्टेन मल्टीपल फॉलो करना पड़ेगा, और वो मल्टीपल आपका अक्रॉस द बोर्ड जाएगा। वेबसाइट पे प्रोडक्ट को पुश करने के लिए आप कार्ट डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे मत दो, पर आप क्या करोगे, वेबसाइट में आप कस्टमर को दो कि आप 1200 का प्रोडक्ट खरीदो तो इतना डिस्काउंट। उससे आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डाउन चला जाएगा। पर जो वेब Amazon या बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे जो आप सेलिंग प्राइस रखते हो, वो आपकी वेबसाइट से कंपेरेबल होना चाहिए। बिकॉज जब आप एंड ऑफ द डे अपना पीएनएल बनाने आओगे और आप देखोगे आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना था, आपका वेबसाइट का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और आपका Amazon का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल ऑलमोस्ट बी द सेम। आपको वेबसाइट पे फायदा ये है कि Amazon आपको 2 हफ्ते, हर हफ्ते पेमेंट करता है और 2 हफ्ते की पेमेंट आपकी अपने पास रखता है। वेबसाइट पे आपको, अगर आप अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं पेमेंट गेटवे, आपको सेम डे पेमेंट आती है, नेक्स्ट डे आ जाएगी ना पेमेंट आपको। अगर प्रीपेड ऑर्डर है, कैश ऑन डिलीवरी है, तो आपको हफ्ते के अंदर पेमेंट आ जाएगी। वेबसाइट आपको पैसे आपके जल्दी दे देता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, डिफरेंस वही है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई बहुत मेजर फर्क नहीं आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, बहुत बार लोग चाहते हैं कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस तो स्टार्ट करूं, लेकिन उनके सीओडी ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं। कैसे हमें अपने प्रीपेड ऑर्डर्स को बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें सीओडी ऑर्डर्स को कम करना चाहिए, ये थोड़ा आप बताइए। क्योंकि मैं अब नॉर्मली कस्टमर के हिसाब से बताता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई नई ब्रांड से शॉपिंग करनी है, तो मैं प्रेफर करूंगा सीओडी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो ट्रस्टेबल ब्रांड है या नहीं। मैं नहीं जानता क्या वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरा पैसा लेके भाग जाए। तो कैसे हम प्रीपेड ऑर्डर्स को बढ़ा सकते, थोड़ा सा आप इसके ऊपर बताइए। हमने जब शुरू किया था, वी यूज्ड टू हैव अ 70-30 रेशियो, 70% सीओडी, 30% प्रीपेड। उसमें आपके आरटीओ के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। एट दिस टाइम मैं 88% प्रीपेड ऑर्डर्स पे। सो अगेन यू हैव टू हैव, हर बिजनेस के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। जब वो बिजनेस कम्स टू अस टू फाउंडली, तो हम उन बिजनेस को देख के उनकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपको ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, एंड वी विल सजेस्ट टूल्स। तो अलग अलग टूल्स आते हैं जिससे अपने प्रीपेड ऑर्डर्स आप बढ़ा सकते हो। बट सम बेसिक थंब रूल्स आर कि एक तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है। जब कोई आपकी वेबसाइट पर आए तो उसको लगना चाहिए कि आप क्रेडिबल हैं। उसके लिए अगर आपका कुछ पीआर हुआ, आपको थोड़ा बहुत पीआर में इन्वेस्ट करो कि कोई न्यूज़पेपर में कहीं पे आपके बारे में आर्टिकल आया, फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप नीचे दिखाओगे ना, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप 3-4 बड़े न्यूज़पेपर कहीं पे आपने पीआर करके किया है, तो वो आपको हेल्प करता है कि क्रेडिबिलिटी बनाने में। अगेन हम लोग जो करते हैं उसमें भी ऑल्सो हैव, जैसे आपको पीआर कंसल्टेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि पीआर पे आपको लाखों रुपए खर्च करने हैं। फ्रैंकली विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट ऑल्सो आप वो अचीव कर सकते हैं। सेकेंड चीज इसके अंदर होती है कि आपको कस्टमर को कॉन्स्टेंटली
इनकरेज करना है टू मेक अ प्रीपेड ऑर्डर, और उसको कुछ एडवांटेज देनी है प्रीपेड ऑर्डर की। आप कस्टमर को 50 रुपए एक्स्ट्रा दोगे ना, शायद वो प्रीपेड नहीं करे। आप उसको जैसा डिस्काउंट ऑफर करो, उसको कुछ फ्री भी ऑफर करोगे जिससे कि वो आपकी प्रीपेड ऑर्डर करे सीओडी की जगह पे। तो सीओडी को बहुत लोग क्या करते हैं, सीओडी पे 100 रुपए का चार्ज लगा देते हैं। However, what the customer does is, कस्टमर को लगता है कि यार कोई बात नहीं, पूरे पैसे जा रहे से अच्छा देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। उस केस में पार्शियल सीओडी एक ऑप्शन होती है कि आप कस्टमर को बोलो आप ऐसे करो, सिर्फ 20 रुपए दे दो और पार्शियल सीओडी कर दो। अगर किसी कस्टमर ने 20 रुपए भी दिए तो उसका इंटेंट बन गया लेने का। ऐसा नहीं कि 20 रुपए से बहुत नुकसान हो रहा होगा, बट 20 रुपए देने में उसको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं लगता है, प्लस उसका इंटेंट बन जाएगा कि उसने जरूर प्रोडक्ट खरीदना। तो धीरे धीरे आप प्रीपेड पे मूव कर सकते हो। सो दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी, पर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे इवन एज अ न्यू ब्रांड जिसको कस्टमर्स जिसके बारे में नहीं पता है, आप प्रीपेड ऑर्डर्स पे कस्टमर्स को धीरे धीरे स्विच करा सकते हो। ऑफ कोर्स शार्क टैंक से हमें बहुत फर्क पड़ा, दैट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। जैसे भी हुआ होगा। करेक्ट। लेकिन ये जो बाकी, अब हर कोई शार्क टैंक में नहीं जा रहा है, एवरीबडी कैन नॉट मेक इट टू शार्क टैंक, बट इवन विदाउट शार्क टैंक देयर आर स्मॉल स्मॉल स्ट्रैटेजी जो आपके कस्टमर को धीरे धीरे फ्रॉम अ सीओडी टू प्रीपेड मूव करवा सकते हैं। एटलीस्ट 50-50% के रेशो पे तो ला ही सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे मार्केटिंग पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपने बहुत सारी चीजें मार्केटिंग के बारे में बताई है, बट मैं थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ। हाँ। जैसे हमें मेटा एड्स की तरफ हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या हमें डायरेक्टली सेल्स कैंपेन चलाने चाहिए? क्या हमें अवेयरनेस की तरफ जाना चाहिए इनिशियल लेवल पे? आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? प्लस आपने सिर्फ मेटा एड्स का, हमें गूगल एड्स जिनमें अलग अलग यूट्यूब एड्स, अगर हमारे डिस्कवरी प्रोडक्ट है जैसे आपने बताया, ये आपके जो वुमेन्स इनोवे वो डिस्कवरी में आता है, नहीं, तो डिस्कवरी प्रोडक्ट एसेंशियल में आ रहा है, डिस्कवरी में नहीं आता है। अच्छा, तो मतलब हमें किस तरह से हमारा अप्रोच होनी चाहिए? गूगल एड्स, मेटा एड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं ऑफ मार्केटिंग। तो हमें कैसे अपने बजट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कैसे हमें राइट प्लेटफॉर्म को चूज करना है? I would say so A/B टेस्टिंग, आपके हर कैटेगरी के लिए टेस्टिंग होती है। You have to be working with the right people. तो again there will not be like one strategy that fits everybody. Would depend on the business. कुछ businesses के लिए, for example, अगर आप मान लीजिए कोचिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, Google can work better. But for some businesses, Google can be very very expensive. और आपको SEO जो है वो करना बहुत जरूरी है। So, SEO में रिजल्ट स्लो आता है, तो इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं SEO से। प्लस SEO में भी आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हम रोज ये ब्लॉग डाल रहे हैं, पर वो रोज ब्लॉग डालने से आप उसको देते रहो 10-10 हज़ार रुपए महीने के, कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। तो यू नीड द राइट पीपल टू वर्क विद, क्या आपकी SEO स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो आइडियली कॉम्बिनेशन विल बी मेटा एड्स, SEO, गूगल एड्स अगर आपका बिजनेस वो करता है। यूट्यूब अगेन वुड डिपेंड कि आपकी कैटेगरी क्या है, डू यू नीड टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। You can actually to a certain scale आप पहुंच सकते हो with only Meta and ads around it और कुछ organic influencer marketing ना। Meta के अलावा आप अगर सिर्फ Meta पे डिपेंडेंट रहते हैं then it means कभी भी आपके नीचे से रग खींचा कोई चीज के लिए आपका एड अकाउंट बंद हो, आपका बिजनेस गिर जाएगा। So you have to build a backup to Meta also, which means influencer marketing आपको चाहिए। Again influencer marketing में love influencers will ask you for a lot of money, और उन इन्फ्लुएंसर्स की फॉलोअर्स कौन होती हैं? दूसरी इन्फ्लुएंसर। तो आप पहुंच ही नहीं पाते हो मार्केट तक। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विल आल्सो हैव टू बी विद द राइट स्ट्रैटेजी। शुड यू वर्क विद नैनो एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, चाहे 1000-1500 की फॉलोइंग हो, किसी की 2000 की फॉलोइंग हो, बट जेन्युइन लोगों के साथ इंटरेक्शन हो। तो यू हैव टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मेटा, गूगल, यूट्यूब, इवन अफिलिएट मार्केटिंग चैनल्स। इन सबका एक कॉम्बिनेशन होगा जो आप धीरे धीरे बनाओगे। इट विल नॉट हैपन ऑन डे वन। आप डे वन पे, और जब आप मेटा में भी शुरू करोगे आप छोटी एड से शुरू करोगे, बिकॉज मेटा के अंदर भी अकाउंट की लर्निंग जो पिक्स जो आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी लर्निंग इस डायरेक्शन में चली गई कि आप स्पेंड बहुत कर रहे हो, तो हो सकता है आपका अकाउंट आपको रवास नहीं दे। तो वो सब चीजें ध्यान रखिए और स्ट्रैटेजी हैज टू बी मेड। अगेन सिर्फ अवेयरनेस एड्स नहीं चलेंगी, सिर्फ सेल एड्स नहीं चलेंगे, फनल अप्रोच हैज टू बी फॉलो। टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल आपकी ट्रैफिक ड्राइविंग एड्स होंगी। फिर जरूरी नहीं कि कोई कस्टमर आपकी पहली एड देख के कन्वर्ट हो जाए। सो आपको रिपीट स्ट्रैटेजी अपनी देखनी पड़ेगी। टिपिकली कस्टमर, अगर आप अपना भी बाइंग बिहेवियर देखें, बहुत रेयर होगा कि आपने किसी ब्रांड की एक बार एड देखी, आपने एक बार ही क्लिक किया और बाय कर लिया। आपको ब्रांड अपनी एड 3-4 बार दिखाएगा,
आप देखोगे अलग अलग तरीके से, फिर आपको कोई टेस्टिमोनियल एड दिखेगी, करेक्ट, तो आपको लगेगा अच्छा हाँ मैंने देखा था, अरे लोग इसके बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं। फिर हो सकता है वेबसाइट पे जाओगे पर आप बाय नहीं करोगे, आप कार्ट में छोड़ के आ जाओगे, फिर किसी तरह वो ब्रांड आपको वापस रीच करेगा कि आपकी कार्ट में रह गया था, व्हाट्सएप पे आपको फिर से तब जाके आप बाय करोगे। तो अगर आपने सिर्फ एक एड चलाई तो आपका पैसा खर्च हो जाएगा, कन्वर्जन नहीं आएगा। मुझे आप एक चीज बताइए, आप बहुत, अब हमने फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी बातें कर ली मार्केटिंग के रिलेटेड, हमने बात कर ली प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक अगर हम बिजनेस कर रहे हैं वो है रिटेंशन। अगर हम कस्टमर को रिटेन नहीं कर पा रहे इन द लॉन्ग टर्म, तो आई थिंक वो बिजनेस से बनेगा, वो एक तरह से ट्रेडिंग होगी कि एक बार आपको कस्टमर को बेचना है, फिर दोबारा हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। तो कैसे हम कस्टमर को रिटेन करें? क्योंकि जैसे आपकी कैटेगरी है, जहां तक मुझे लगता है कस्टमर जो, अगर एक एक पर्सन ने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ले लिया, तो मेरे हिसाब से वो 1 साल के बाद ही रिपीट करेगा, कम से कम 1 डेढ़ साल, जहां तक मुझे लगता है। तो रिपीट कैसे हमें 3 मंथ्स का होता है। और आप क्योंकि इनरवेयर में भी आप देखिए ना, आपने ब्रास खरीदे, टिपिकली जो ब्रास होते हैं 6 मंथ्स में वुमेन नीड न्यू वंस, पर उसके अलावा फिर आप पैंटीज दे रहे हो, पीरियड, मल्टीपल थिंग्स इन इनरवेयर, तो आप उसको बाय करने के लिए तो वापस आओगी। तो आपको जो कस्टमर रिटेंशन है वो, आपने एक बार अगर कस्टमर आपके पास आ गया तो आपके पास कस्टमर का डेटा आ जाता है। नाउ रिटेंशन वुड डिपेंड ऑन हाउ यू मार्केट योरसेल्फ टू दैट कस्टमर अगेन। पहली चीज ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस हैज टू बी गुड। अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया तो क्वालिटी इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कस्टमर केयर, अपने कस्टमर, और कस्टमर केयर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि अब कस्टमर्स आर वेरी यूज्ड टू द लाइक्स ऑफ Amazon जो फास्ट डिलीवरी देता है, और मतलब आपको रिफंड मिल जाता है कैसे भी, तो वो वैसा कस्टमर केयर एक्सपेक्ट करते हैं जो एक छोटा ब्रांड नहीं कम्पीट कर सकता उस तरह के कस्टमर केयर के साथ। पर कस्टमर वो समझने को रेडी नहीं है कि आपके पास Amazon जितने रिसोर्सेज नहीं है, आप 24 घंटे किसी बॉट को नहीं बैठा सकते हो। देयर विल बी अ पर्सन डीलिंग विद इट। सो आपको वो, हाउ डू यू मेक अप फॉर दैट? यू मेक अप फॉर दैट बाय एडिंग अ पर्सनल टच आपका। और फिर आप हाउ डू यू मेक अप फॉर दैट, आप एज अ फाउंडर, जब कस्टमर देख रहा है कि ये जो कंपनी को ना, ये मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहा है, इज अ रिलेटेबल पर्सन, तो वहां पे आप जाके आप अपने खुद के वीडियोस बनाते हो। इसीलिए आप देखोगे आजकल फाउंडर्स बहुत वीडियोस बनाते हैं, फाउंडर्स खुद ही अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इवन बिगर फाउंडर्स हैव स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज कस्टमर को चाहिए दैट फाइन, आई एम इम्पोर्टेंट। आप कंपनी के फाउंडर हो और आप मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हो, आप, मैं, आई कैन सी हु यू आर, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक्सेस है मेरे पास। दैट इज वेयर योर कस्टमर अटेंशन स्टार्ट्स कमिंग इन। आप कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा देते हो, एक्सपीरियंस अच्छा देते हो, आप खुद फेस बनते हो, आप कस्टमर के सामने खुद जाते हो, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक्सेसिबल होती है फॉर द कस्टमर। दोज थिंग्स विल स्टार्ट। और उसके बाद आपके पास जो कस्टमर का डेटा आया है उसको आप कैसे यूज कर रहे हो टू रीमार्केट। आप कस्टमर के पास दूसरी बारी क्या ऑफरिंग लेके जा रहे हो कि अच्छा मेरे पास एक बार ही आए हो, आप सेकेंड टाइम मेरे पास ये लेने के लिए, और आप मेरे लॉयल कस्टमर हो तो मैं आपको ये दूंगा। तो वो रिटेंशन स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट। सो देन यू हैव टू थिंक उसको रीमार्केट कैसे करो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, रिटेंशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कितनी देर बाद रिटेन हो रहा है। जैसे आपने बताया कि ट्रेडिशनली जो आपके बिजनेस में होता है वो 3 महीने के बाद जनरली रिपीट आता है। तो कैसे कस्टमर आइडेंटिफाई करेगा, या जो भी एक तरह से नए एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट किया, अब उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो टिपिकल कस्टमर हो कितने मंथ के बाद रिटेन करेगा? थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताएंगे। देखिए शॉपिफाई, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे, तो शॉपिफाई तो बहुत क्लियरली आपको डेटा दे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आपको कौन सा कस्टमर रिपीट आ रहा है। अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो रिलेटिवली ओपेक होते हैं, वो आपको ये नहीं बताते, और अब इन सबने पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए ये बताने के लिए। Amazon however is a more transparent platform। अगर आप Amazon पे बेच रहे हो और आपने अपना ब्रांड, अगेन इसमें कुछ कंप्लायंसेस होती है, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करता है, तो जैसे कोई अगर हमारा वेबिनार अटेंड करेगा तो विल गिव देम अ कंप्लायंस शीट कि ये कंप्लायंसेस कर लो। बिकॉज क्या होता है, हम बिजनेस शुरू कर देते हैं, हम बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखते। मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया कि नहीं, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ कि नहीं, उसके बाद मेरी ब्रांड रजिस्ट्री मैंने करी कि नहीं। तो अगर आपने Amazon पे ट्रेडमार्क अप्लाई करके ब्रांड रजिस्ट्री करी हुई है, तो Amazon आपको आपके सेलर अकाउंट में एक टूल देता है, वहां पे वो आपको दिखा देता है कि आपका कस्टमर कितना रिपीट रेट चल रहा है, आपका कस्टमर का बास्केट साइज क्या चल रहा है, वो सब डिटेल्स Amazon आपको देता है। तो आपको ये आपको कस्टमर डेटा नहीं देगा, पर कस्टमर का बिहेवियर क्या है वो Amazon आपको बहुत क्लियरली दे देता है इफ योर पेपर वर्क इज राइट। तो अगर आपको वो मिल रहा है, सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि फाइन मेरा ब्रांड मार्केट प्लेस पे कर कैसा रहा है। उसके अलावा आपकी खुद की वेबसाइट इंपॉर्टेंट है कि वो आपको डिटेल डेटा देती है कि ये कस्टमर मेरे पास इतने टाइम में वापस आया।
और दिस सेट ऑफ अच्छा, कस्टमर ने ये प्रोडक्ट खरीदा और वो सेकंड टाइम जब आया तो मुझसे ये खरीदना आया। ये सारा डेटा शॉपिफाई आपको देता गॉट इट। अब मुझे एक चीज के बारे में बताइए, अब हम बात करते हैं स्केलिंग के ऊपर। अब मान के चलते हैं मेरी ब्रांड फॉर एग्जांपल 5 लाख महीना कर रही है, 6 लाख महीना कर रही है, क्योंकि 5 6 7 8 लाख महीना करना बहुत ईजी होता है एक तरह से। बट जब हम स्केल करने की बात करेंगे, जैसे 1 to 10 कहते हैं, 0 से 1 करोड़ पहुंचाना थोड़ा आसान होता है, बट 1 से 10 करोड़ पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट, और 10 से 100 करना और डिफिकल्ट। है। करेक्ट। तो वो कैसे हम मतलब क्या प्रोसेस क्या रहेगी हमारी स्केलिंग की, वो थोड़ा आप बताइए। सो दिस चैलेंज वी आल्सो बीन थ्रू। क्या होता है जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, जब 5 7 लाख की फिर तब सब कुछ खुद कर रहे हो, ठीक है, तो खर्चा कुछ होता है, आपको लगता है जो आया मेरा बच गया, तो नाउ यू यूज्ड टू टेकिंग दैट मनी होम। नाउ व्हेन यू वांट टू स्केल, आप अकेले योर वन ह्यूमन बीइंग 24 घंटे के आप नहीं कर सकते हो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, आप उससे ज्यादा काम नहीं, और आपकी हर चीज में एक्सपर्टीज भी नहीं, which is when it comes to delegating and doing tasks. The biggest thing that all founders at this scale struggle with is कि मैं किसी को पैसे देके क्यों करवाऊँ, ये भी मैं खुद कर लेता हूँ, ये भी मैं खुद कर लेता हूँ, या मैं क्या डेलीगेट करूँ? ट्रस्ट। इसको डेलीगेट किया तो इसने किया भी कि नहीं किया, देन यू स्टार्ट डूइंग माइक्रो मैनेजमेंट, कितना किया, वहां पे प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग। अगर आपको स्केल करना है तो बहुत जरूरी है डिसाइड करना कि आप क्या टास्क डेलीगेट करोगे और उसका आप कितना, यू विल हैव टू बी एबल टू स्पेंड मनी, और आपको कोई को हायर करके वो पैसा खर्चना पड़ेगा। मैक्सिमम फाउंडर्स स्केल नहीं कर पाते बिकॉज दे गेट टू यूज टू डूइंग एवरीथिंग देमसेल्व्स एंड दे गेट टू यूज टू टेकिंग दैट मनी फॉर देमसेल्व्स। पर अगर आपको स्केल करना, आपको एक बार उस पर हिट लेना पड़ेगा, ओनली देन कैन यू स्केल। नाउ अगेन दैट डजंट मीन कि आप ब्लाइंड हिट लो, आप ब्लाइंडली लोग हायर करो, बिकॉज हर बंदे को हायर करके उसको मैनेज भी करना होता है, और टिपिकली एक बंदा 3 से 4 लोगों के ज्यादा मैनेज करना विल गेट वेरी डिफिकल्ट, आपका पूरा टाइम उनको मैनेजमेंट में लग जाएगा। सो देन टू डिसाइड योर डेलीगेशन कि आप क्या काम आउटसोर्स करो, क्या काम आप किससे करवाओ ताकि आप स्केल करो, दैट इज वेयर द बिगेस्ट चैलेंज कम्स फ्रॉम स्केलिंग टू द नेक्स्ट लेवल। एंड वी हैव बीन थ्रू दैट चैलेंज आवरसेल्व्स आल्सो, जहाँ पे वी हैड टू गेट पीपल एंड थैंकफुली नाउ, मतलब फ्रॉम देन टू नाउ, जैसे 1 1.5 साल में AI has become a phenomenal tool. मतलब आप एक दो बंदे का काम आप AI और एक बंदे के साथ कर सकते हो, जस्ट नीड टू नो व्हाट राइट प्रॉम्प्ट्स टू यूज, AI से क्या काम करवाओ, बंदे से क्या काम। So those challenges then you have to meet in terms of scale. अच्छा, अब आप मुझे बताइए कंपटीशन के बारे में। जैसे आपके कैटेगरी में भी बहुत बड़े बड़े फंडेड ब्रांड्स हैं, मतलब इतना पैसा है जिसकी कोई बात नहीं कर सकता। अब ये तो है नहीं, जैसे आप टीनेजर्स की कैटेगरी में गए, आपने जीटीएम आपका था टीनेजर्स, उन्होंने भी टीनेजर्स को टारगेट करने की कुछ ना कुछ तो कोशिश की होगी। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी कंपटीशन को लेके? क्या एक हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है? हमें कंपटीशन को कैसे ओवरकम करना है, अपने लिए पॉजिटिव क्या निकालना है, वो थोड़ा बताइए। मैं इसके ना एग्जाम्पल देती हूँ, पीरियड पैंटी। हमने जब पीरियड पैंटीज शुरू करी थी कंपटीशन कम था। अब अगर आप पीरियड पैंटीज देखो, बहुत से ब्रांड्स हैं जो भी बड़े छोटे इंस्टाग्राम ब्रांड सब कर रहे हैं। तो वन वे ऑफ लुकिंग एट दैट वाज कि मतलब ये तो इतना कंपटीशन आ गया, कैसे बेचें। अदर वे ऑफ लुकिंग एट दैट इज कि अब इतने लोग मेहनत कर रहे हैं इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इट, तो चलो हमारा खर्चा वहां पे तो कम हो गया कि पीरियड पैंटीज की मुझे एटलीस्ट अवेयरनेस नहीं फैलानी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है कि मैं बेटर हूँ। सो कॉम्पिटिशन में क्या होता है, आप दो तरह के कॉम्पिटिशन से डील करते हो इन एनी कैटेगरी। वन विल बी योर बिग ब्रांड्स। वो बिग ब्रांड्स क्या होते हैं, उनकी शक्ल नहीं साफ है। विस्पर कौन चला रहा है, कौन फाउंडर है, आप समझो, आप मिले हो, आप देख रहे हो नहीं, राइट। पर अभी क्या है, विद द वे कंज्यूमर बिहेवियर इज राइट नाउ, दे वांट टू फील वैलिडेटेड। उनको ब्रांड से चाहिए कि अनलेस आप कोई बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड हो, यू वैलिडेट, आप मुझे बताओ कि मैं इंपॉर्टेंट, विच इज वेयर यू विल सी कि फॉर अ लॉट ऑफ स्मॉलर ब्रांड दैट फाउंडर कनेक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आजकल लोग बोलते हैं कि चाहे मुझे नाचना पड़े, मैं अपना नाच के ब्रांड बेचूंगी। बाय, बिकॉज द कंज्यूमर वांट्स टू कनेक्ट विद यू, और वहां पे आपके पास एक बहुत बड़ा प्ले होता है कंपीटिंग विद बिग प्लेयर्स जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। अनाप शनाप पैसा है पर शक्ल नहीं है, रिलेटेबिलिटी नहीं है। आपके पास रिलेटेबिलिटी है विच यू कैन बिल्ड ऑन। कम पैसे में वो रिलेटेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो। तो पहला चीज तो ये होता है। सेकेंड होता है आप क्या स्टोरी दे रहे हो। सो बिग ब्रांड्स विल हैव दिस थिंग जहाँ पे वो मल्टीपल जगह पे अवेलेबल है। आप मल्टीपल जगह पे अवेलेबल नहीं हो, बट यू कैन ट्राई टू बी अवेलेबल वेयर योर कंज्यूमर इज लुकिंग फॉर यू। Now, for example, for us, हमारा कंज्यूमर हमें ऑब्वियसली मॉम एंड पॉप स्टोर में भी ढूंढता है, हम वहां पर नहीं है। सो देन वी हैव डन डील्स विद स्मॉल, हमने रिसर्च करी ऑफलाइन में। अभी भी हम बरनाला, भटिंडा, लुधियाना, कोटा, जोधपुर, यहाँ के कुछ मॉम एंड पॉप स्टोर में
बिकते हैं, रेगुलरली बिकते हैं नियर कॉलेजेस जहाँ पे लोग जाके खरीदते हैं. अदर देन दैट हम Amazon पे होते हैं कि मेरा कस्टमर मुझे वहाँ पे ढूंढता है. मीशो मॉल पे होती हूँ, मेरा कस्टमर मुझे वहाँ पे ढूंढता है. फिर टियर 2 टियर 3 है. मैं क्विक कॉमर्स में एक जेप्टो पे जरूर, क्योंकि मेरा कस्टमर मुझे वहाँ. तो आप टच पॉइंट्स ढूंढो, और अगर कम पैसे तो 0 and 1 टच पॉइंट, कि इस टच पॉइंट पे तो मुझे अब होना ही है. उसके अलावा मेरी खुद की वेबसाइट जहाँ पे मैं कस्टमर को खींच के लाती हूँ, और वहां पे आप अपनी स्टोरी सुना सकते हो. वो जो स्टोरी टेलिंग है वो बड़े ब्रांड नहीं कर पाते हैं. सो यू हैव टू सी कि मेरे पास क्या क्या एडवांटेजेस. मैं वो स्टोरी सुना के कस्टमर को अपने आप से रिलेट करा सकती हूँ, वेयर आई कैन टेल द कस्टमर कि यार वो तो आपको एज अ कमर्शियल, यू आर वन ऑफ द मेनी फॉर देम. फॉर मी यू आर इम्पोर्टेंट, कि मैं तो आपके बारे में सोच के ही प्रोडक्ट है, मेरे लिए तो आप ही इम्पोर्टेंट. दैट इज वेयर एज अ स्मॉलर ब्रांड यू स्टैंड आउट एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ डेंट. अच्छा, अब थोड़ा हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में. अब फॉर एग्जांपल जब मैं स्केलिंग की बात करता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारे पास इनफ फंड्स नहीं होते, क्योंकि जब मैं कंज्यूमर ब्रांड को स्टार्ट करूंगा तो मेरा ज्यादा खर्चा नहीं है, 4 5 6 लाख में भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ. जब हम स्केल करने की बात करेंगे तब हमें थोड़ा पैसा चाहिए, चाहे हमें वो पैसा मैन्युफैक्चरिंग में डालना पड़े, चाहे हमें मार्केटिंग में डालना पड़े, ब्रांडिंग के ऊपर भी हमें फ्यूचर में खर्च करना पड़ेगा. तो हमें इन्वेस्टर्स को अप्रोच कैसे करनी चाहिए, वो थोड़ा आप बताइए. सो पहला क्वेश्चन जो है, आपको इन्वेस्टर के पास जाना भी चाहिए कि नहीं. सो योर फर्स्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट हैज टू बी, क्या ये जो मैं बिजनेस बना रही, इज दिस अ ब्रांड दैट आई वांट टू क्रिएट. मुझे लेगेसी ब्रांड बनाना है, मुझे करना क्या है. इफ दैट इज माय क्राइटेरिया कि मुझे वो बनाना है, आई वांट टू गो टू एन आईपीओ स्टेज, और आई वांट टू बी अक्वायर्ड, मुझे उतना बड़ा करना है, तब तो मैं फंडिंग वाले में जाऊँ. अगर मुझे ऐसा बिजनेस रन करना है, and honestly this might sound like a very old school view, but that is what I've learned. I'm being very honest here. अगर मुझे ऐसा बिजनेस रन करना which is going to be a lifestyle business for me, I want to run it. Why do you need an investor then? Why do you need an institutional investor? क्योंकि अगर आपको रन करना है अपना बिजनेस, और आपको प्रॉफिटेबली रन करना है, तो आपके पास बैंक सीजीटीएम ऐसी लिमिट होती है विच इज वेरी वेरी गुड. आपको ओडी लिमिट मिलती है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, 10% 11% इंटरेस्ट पे यू गेट, और फॉर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको लिमिट मिल जाती है, वहां से आपको फंड मिल सकता है. आप उसके अलावा अगर आपको रेज करना ही है, अगर आपको वो करना है, वेयर यू कैन देन यू हैव इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू डू रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, ब्रिंग देम. क्योंकि द डे यू बॉट एन इन्वेस्टर इन, आपने किसी से पैसा ले लिया है, एन इन्वेस्टर इज कमिंग इन एट द एंड ऑफ द डे फॉर एन एग्जिट. एट द एंड उनको इवेंचुअली एग्जिट करना है ना. तो अगर आपके पास बिजनेस की कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है खुद की, तो आप इन्वेस्टर को एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे प्रॉमिस करोगे. एंड देन व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दैट गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो पहला क्वेश्चन है, क्या आपको सच में इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फिर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो बिकॉज दैट सीम्स टू बी द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. एंड इफ यू रियली वांट इन्वेस्टमेंट, तब आप अप्रोच कर सकते हो फर्स्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स अराउंड, देन एंजल. एंजल के बाद देयर वीसी फंडिंग लिंक्डइन वगैरह से होता है, द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यू कैन हायर, और यू कैन गो थ्रू लिंक्डइन, यू कैन रीच आउट टू देम फॉर. बट वीसी तक आप तब पहुंचते हो जब तक आपने, मतलब यू आइदर प्री मनी स्टेज पे आपके पास कोई बहुत ही ऐसा आइडिया है कि उसके लिए आपको चाहिए टेक, जो प्री रेवेन्यू बिजनेस होता है, तब आप जाते हो वीसी के पास. अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हो, D2C बिजनेस, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, दैट्स नॉट गोइंग टू टेक बिजनेसेस. तो टेक बिजनेसेस आर अ डिफरेंट बॉल गेम, वहां पे आपको वीसी फंडिंग चाहिए होती है. Doing a D2C business, then your first question is, what is my end goal from this business? Only then do you go to investment. On D2C, you can start off with angel, do a certain scale, and then go to institutional. अच्छा, अब आप ये बताइए, शार्क टैंक पे कैसे कोई जा सकता है? जैसे आप सीजन 3 में फीचर हुए हो, तो कैसे, क्योंकि शार्क टैंक पे जाने से एक तो इन्वेस्टर तो दूर की बात है कि मेरे अमन गुप्ता मेरे में इन्वेस्ट करेगा, मेरे में विनीता सिंह इन्वेस्ट करे, वो तो एक सेकेंडरी पॉइंट है. बट सबसे बड़ी बात है, आप 15 से 20 मिनट सोनी टीवी पे आ रहे हो, फ्री की एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो कैसे कोई जा सकता है वहां पे, वो थोड़ा आप बताइए. सी शार्क टैंक का वो एंट्री फॉर्म आता है. Obviously, the first point is that आप उसको fill करो. अब एंट्री फॉर्म में what you have to think, so I have media experience, so I understood कि end of the day every business is आप constantly कुछ sell कर रहे हो. शार्क टैंक पे आप एक स्टोरी बेच रहे हो, because understand what Shark Tank has done. शार्क टैंक ने entrepreneurs को celebrities बना दिया, और they made business a household thing, right? लोग EBITDA की बात कर रहे हैं, लोगों को business terms समझ आ रहे हैं. कहाँ समझ आता था इंडिया में ये सब? पर वो क्यों आ रहा है? बिकॉज शार्क टैंक इज पुटिंग इट इन अ स्टोरी वाइज फॉर्मेट, इट्स ड्रामेटाइज.
आपको स्टोरी मिल रही है। तो आपकी स्टोरी, आपको जब आप शार्क टैंक में अपना पहला ही डालते हो, आपको अपनी स्टोरी ऐसे बनानी है दैट अगर आप देख रहे हो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। हर एक बिजनेस में एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी को प्रेजेंट कैसे करोगे, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और जब से आप वो एंट्री फॉर्म भरोगे टिल योर ऑडिशंस, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ कि मेरी स्टोरी क्या है, इज माई स्टोरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस। और मैं स्टोरी तो आपके पास हर, अब हम एंड ऑफ द डे हम इनर वेयर बना रहे हैं, स्टोरी क्या है? इनर वेयर तो बहुत लोग बना रहे हैं, मेरी स्टोरी है टू सिस्टर इन लॉज। वैसे सास बहू की सीरियल में देखते हो, हम दो सिस्टर इन लॉज ने काम शुरू किया, वी टू सिस्टर इन लॉज वर डूइंग इट, दैट इज अ स्टोरी। नंबर सेकंड, हमने टीनेजर्स क्या बना, हम मेल गेज पे नहीं जा रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट जो लोग टैबू बना रहे थे। दोज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ अ स्टोरी। तो वो स्टोरी भी इसी बोरिंग स्टोरी के अंदर ही है। तो आपको अपनी बोरिंग स्टोरी में से ऐसा क्या है जो ऑडियंस को समझ आ सकता है, वो पिक करना है, दैट इज वेयर योर स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां से आप अपना एंट्री फॉर्म भरो, वहां से अपनी स्टोरी बनाओ, आपका वीडियो शुड ऑल्सो बी दैट, आप उसको पिच करना शुरू करो, देन यू कैन मेक इट टू शो। अल्टीमेटली अगर आप बता सको कितने लोग, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया, कितने लोग एंट्री फॉर्म भरते हैं, कितने लोग की स्क्रीनिंग वहां से होती है, और कितने लोग फाइनली फीचर होते हैं? बहुत लोग भरते हैं। इनफैक्ट आप अगर आप फीचर हो भी जाओ, मतलब आपने शूट कर भी लिया, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एयर किया जाएगा। वो ओके, भी ये कैसे डिसाइड होता है कि ये एयर होगा या नहीं? दैट इज कम्प्लीटली अप टू, वो लोग ओके। डिसाइड करेंगे। तो जैसे अगर 150 बिजनेसेस ने शूट किया, तो इट कुड बी ओनली 120 में भी है, 30 हो सकता है, कभी एयर ही ना। सो दैट इज ऑल डिस्क्रेशनरी। और आई थिंक दे गेट लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस, आई डोंट नो कितने एप्लीकेशंस आते हैं एंड ऑफ द डे। जैसे हमारे सीजन में कोई 150 बिजनेसेस ने शायद शूट किया था, तो एक बहुत छोटा पूल होता है जो शूट करने पहुंचता है। उस पूल में से भी फिल्टर आउट होके, क्योंकि आपको नहीं पता जब आपने शूट भी कर दिया कि आप फाइनली एयर होगे भी कि नहीं, और आप एयर होगे कि नहीं ये आपको एक दिन पहले पता लगता है, या आई थिंक 3-4 डेज पहले, जब एक मेल आती है कि आप इस हफ्ते में किसी भी टाइम पर एयर हो सकते हो। सो दैट्स अ वेरी कंपेरेटिव थिंग। अल्टीमेटली शार्क टैंक भी एक तरह से टीआरपी का गेम है, क्योंकि उनका काम भी तभी चलेगा जब अल्टीमेटली लोग देखेंगे। बट दैट इज ट्रू ना, बिकॉज उन्होंने भी कुछ ऐसा बिल्ड किया है एंड देव डन समथिंग फॉर बिजनेसेस व्हिच आई सेड इट्स फिनोमिनल। कि क्योंकि आप शार्क टैंक की वजह से इंडिया इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस। आपकी कभी आपने सोचा था इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स भी सेलिब्रिटीज होंगे? टुडे अमन गुप्ता, विनीता सिंह, देर ऑल सेलिब्रिटीज एंड दे बिग सेलिब्रिटीज, राइट? और किस लिए? बिकॉज दे ब्रॉट दीज बिजनेसेस। जो शार्क टैंक में लोग फीचर होते हैं, दे बिकम सेलिब्रिटीज, सम ऑफ देम। जैसे पारुल गुलाटी, शी इज बिकम अ ह्यूज, शी वाज एन एक्ट्रेस, शी आल्सो बिकम अ ह्यूज सेलिब्रिटी, राइट? So Shark Tank has done that because they packaged businesses like that. तो आपको वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको भी अपना बिजनेस पैकेज करना पड़ेगा for a मैं manner आपको that it अपनी is sellable. मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे घर में शार्क टैंक के बाद मेरे घर में जो मेरी मदर है वो निफ्टी देखने लगी। उन्हें ये वो मुझे बताती है, यार गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है, आज गोल्ड इतना गिर गया है, निफ्टी इतना हो गया है, इसका How इतना मार। amazing! ये देखिए। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक बिजनेस में पार्टनर कैसे ढूंढते हैं? मतलब जैसे आपने और रिचा ने दोनों दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। अब जैसे किसी पर्सन को स्टार्ट करना है, क्या वो अकेले स्टार्ट करना चाहिए, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो थोड़ा बताइए। See, all kinds of business. जैसे हम शार्क टैंक वाले लोगों से भी मिलते हैं, we have a group now, बॉम्बे का अलग ग्रुप है and there are WhatsApp groups where we meet up. The single founders as well. तो कुछ लोग होते हैं जो सिंगल फाउंडर्स की तरह काम कर सकते हैं। यानी सिंगल फाउंडर का मतलब है, आप ये सोचो बच्चा है, आप सिंगल पेरेंट होना चाहते हो या शादी करके किसी के साथ रेस करें, सिंगल पेरेंटिंग इज टफ, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके सर पे, और आपका बिजनेस आपका बेबी जैसा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी आपके सर पे है। पर्सनली आई वुड प्रेफर टू ऑलवेज वर्क विद समबडी। मुझे सिंगल फाउंडर होना मुझे लगता है बहुत स्कैरी प्रोस्पेक्ट है, दैट्स नॉट समथिंग I would want to do. But some people are meant like that, built like that. They prefer to be single founders. They prefer the freedom of that. So again, it's a very personal choice when it comes to seeking a founder. Richa and I connected. आपका wavelength match होना चाहिए, and you should have immense trust. So Digika Essentials जो हम run कर रहे हैं, उसमें रिचा और मेरा wavelength match होता है. There is a implicit trust, and आप obviously झगड़ते भी हो, सब कुछ होता है, but that trust remains कि वो नहीं हिलना चाहिए. And that has stayed. We built one business together. We wrapped on one business. The second one we built. And the other one that we've just recently started, just found Leap. Wahan the people I'm working with, my partners are people I met on LinkedIn. And
कैसे एक पे ट्रस्ट होता है अगर कोई लिंक्डइन से कनेक्ट होता है, वो थोड़ा बताओ। So I met these girls on LinkedIn and एक बार ही मिले, थोड़ा चैट वैट किया and we met for something else. कि हमारे बिजनेस की दीपिका की स्ट्रैटेजिस्ट की तरह had wanted to pull somebody in and then you start working with them and as you work you realize कि यार ये wavelength मैच हो रहा है, हमारी सोच सिमिलर है, हम सिमिलरली ऑपरेट, मतलब एटलीस्ट जो हमारे एंड गोल्स हैं वो सिमिलर हैं एंड मोस्ट ऑफ ऑल कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ या I say something, the other one's able to take it. This one is also, Foundleap is also women led. Huh? There's one guy involved and there are 4 women in Foundleap also. So if I say something, the other person is able to take it. ऐसा नहीं कि वो उस पर ऑफेंड हो रहे हैं, और आप किसी से हार्ड बात कर सकते हो, आप ब्लंटली बात कर सकते हो, यू कैन से हार्श ट्रूथ्स टू ईच अदर। अगर आपको वो वेवलेंथ मिल रही है और आपका एक गट फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंस्टिंक्टिवली रियलाइज करो कि हाँ मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, that is how you find a partner. And I know so many people who have actually met their co-founders on LinkedIn. ये आपको मिलते हैं and then you open up with that connection. मुझे अब थोड़ा ये बताइए, एक हायरिंग प्रोसेस के बारे में आप बताइए। जब हम स्केल भी करने जाएंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हायरिंग। हमें एक राइट पर्सन को हायर करना होता है, तो कैसे हमें ये देखना है कि ये पर्सन में मेरी वेवलेंथ मैच हो रही है। जैसे आपने कहा ये पर्सन मेरे ब्रांड को आगे ले जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पर्सन आ रहा है वो तो अपनी सैलरी के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे मतलब नहीं है आपकी ब्रांड से। तो कैसे हम ये देखें कि ये मेरी ब्रांड को आगे ले जा सकता है, वो थोड़ा बताइए। बहुत डिफिकल्ट है और मैंने बहुत हार्डवेयर सीखा, हमने बहुत गलत हायरिंग भी करी हुई है। आई हैव बीन थ्रू सिचुएशन जहां हमने इतना अनाप शनाप पैसा दिया लोगों को फॉर टेरिबल हायर्स बिकॉज दे ओनली कम इन फॉर देयर सैलरी। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टअप्स में ये चैलेंज बहुत बड़ा होता है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज मेड लाइक दैट पीपल आइदर वांट टू वर्क फॉर बिग ब्रांड्स, और आपको बहुत कम पैशनेट लोग मिलेंगे जिन्हें अपना कुछ करना, वुड वांट टू वर्क विद द स्टार्टअप। उसके अलावा द लार्जर पूल इज ऑफ अ लॉट ऑफ मीडियोकर पीपल जो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें कोई ओनरशिप वाली बात नहीं है। तो व्हेन यू आर हायरिंग इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी ट्रायल एंड टेस्टेड, पर आपको ये देखना है कि वन जो जिसको आप हायर कर रहे हो उसमें ओनरशिप लेवल क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड दैट दे आर कमिंग फ्रॉम, अगर और क्या किस रोल के लिए हायर कर रहे हो। यू आई विल बी वेरी ब्लंट, इफ आपने जिसको हायर किया है इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड which is financially very very tight and you've hired them for a strategy role, that might backfire because ho sakta hai they're constantly in that financial stress. Now at the same time the same person could also be great because they will have a lot of hunger to prove themselves. तो वो आप किस रोल के लिए हायर कर रहे हो, उनमें हंगर कितना है वो आपको उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा। फॉर लॉट ऑफ एग्जीक्यूशनल रोल्स आपको वैसे लोग चाहिए जिनको जितना बता दिया वो उतना कर लिया, बट फॉर स्ट्रैटेजी रोल्स, फॉर थिंकिंग रोल्स, you need people who have a lot of hunger to prove themselves, जिनके अंदर वो आपको फायर दिखनी चाहिए और वो फायर आपके साथ मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच हो रहा है then it can work. And what, as I said, what you can also do is जब आप हायरिंग करते हो कि पूरा का पूरा आपका जो एक बिजनेस है आप एक ही बंदे पे अगर डाल दो, उससे बेटर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जहाँ पे आपने हायरिंग ऐसे करी कि आपके पास एक स्ट्रैटेजिस्ट है, आपके पास एक इन हाउस रिसोर्स है, आपके पास एक एजेंसी है, और आपने पूरे बजट को आपने इन 3 लोगों में डिवाइड कर दिया जहाँ पे आपने बैकअप का बैकअप बनाया है। दैट वर्क्स। जब आपने एग्जीक्यूशन रोल के लिए कोई हायर किया तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो मल्टीटास्कर हो, ताकि आपके पास हमेशा ऐसा ना हो कि अगर वो बंदा आज नहीं है तो आपका काम बंद हो गया उस दिन का। सो दे आर बैकअप्स टू ईच अदर। सो इट्स आपको हर एक बिजनेस की वैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि कौन किसको सपोर्ट कर सकता है, और आप स्ट्रैटेजी रोल में जिसको हायर कर रहे हो उसमें हंगर है और आप उसके साथ का सपोर्ट क्या दे रहे हो। जैसे एक तरह से मान के चलते 2 तरह के लोग होते हैं। अगर एक को मान के चलते ग्राफिक डिजाइनर है, एक जिसका नॉर्मल काम है, जिसको मतलब नहीं है ब्रांड से, वो तो सिंपल ये कहेगा मैंने ग्राफिक बना दिया हो गया मेरा काम। बट जिसे एक्चुअली में हंगर है, जिसको लगता है कि मुझे ये ग्राफिक से रीच ज्यादा आ सकती है, ब्रांड को ज्यादा लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वायरल हो सकता है, वही शायद ज्यादा काम कर पाएगा। इसमें एक और मैं बताती हूँ, एक ऑप्शन और है। आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है, आपने एक इन हाउस हायर किया जो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, वो दिन में उसको पता है कि दिन में मेरे को इतनी सैलरी तो मिलनी हो सकता है, आपको जहाँ पे 5 ग्राफिक चाहिए दिन में 2 बनाए कि इतना ही काम हो रहा है उनसे, बिकॉज वो आराम टाइम वेस्ट कर रहा है जैसे मर्जी। अनदर ऑप्शन है आपने एक फ्रीलांसर हायर किया, फ्रीलांसर को आप पर इमेज पे कर रहे हो, पर अप्रूव्ड इमेज,
और उसके ऊपर आपने एक इनहाउस रिसोर्स रखा जिसमें हंगर है कि भाई तूने बनवाना है ग्राफिक। नाउ व्हाट डू यू डू, आपने फ्रीलांसर हायर किया जिसको पता है कि उसको पैसा तब मिलेगा जब उसका ग्राफिक अप्रूव होगा। उसके आपने ऊपर एक हंगरी बंदे को रखा जिसको पता है उस ग्राफिक से अचीव क्या करना और तूने बनाना है। नाउ यू गॉट द राइट सोल्यूशन। सो आपको अचीव क्या करना है उसके हिसाब से, नॉट एवरीथिंग हैज अ सिंपल आंसर कि ऐसा बंदा हायर कर लो हंगर वाला। आपको उसके लिए देखना पड़ेगा मेरे को इसमें राइट सोल्यूशन क्या मिलेगा और रोल कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, मुझे एक ना छोटा सा एक क्वेश्चन मेरा और है। जैसे जब भी हम एक ई कॉमर्स ब्रांड को चालू करते हैं, मेजॉरिटी अगर आप कहोगे इंडिया में जितना भी ई कॉमर्स है वो ट्रेडिंग बिजनेस है। सिंपल करोल बाग से दिल्ली के कोई मार्केट से माल उठा लेते हैं 100 150 200 रुपए में और उसे ऑनलाइन लिस्ट कर देते हैं 700 800 में, और सिंपल मतलब जितना भी कैक वैक को उठा के 100 150 का मार्जिन बचा लेते हैं पर पीस। कैसे ही हम ये इंश्योर करें मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस नहीं चला रहा हूँ, मुझे एक ब्रांड बनानी है। क्योंकि मेजोरिटी जितना भी आप ई कॉमर्स देखोगे इंडिया में, शार्क टैंक पे बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से है। तो कैसे हम ये इंश्योर करें? सॉरी, जस्ट रिपीट द लास्ट पार्ट। हाँ, मतलब एक तरह से ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा है। नॉर्मली जितना भी आप ई कॉमर्स देख रहे हो ट्रेडिंग है कि सस्ते में खरीद के हम महंगे में लिस्ट कर रहे हैं वो क्या है ना, ऑनलाइन। लाइफस्टाइल बिजनेस व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एज आई सेड, जब आप ये कर रहे हैं, अगर आप एक लाइफस्टाइल बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें ट्रेडिंग में कोई बुराई नहीं है। मैं सस्ते में खरीद के, मुझे पता है बिकॉज मेरा एक्सपर्टीज क्या है, मेरा एक्सपर्टीज को रीपैकेज करके मार्केट करना। सपोज आई एम वेरी गुड एट दैट, देयर इज नो हार्म इन रनिंग अ ट्रेडिंग बिजनेस। आप रन करो, वो लाइफस्टाइल बिजनेस है। पर अगर आप सोचोगे कि उससे आपको फंडिंग मिल जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट लेके आओगे, ब्रांड बना लोगे, वो ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं कर पाओगे ना आप इवेंचुअली, अनलेस आपकी मार्केटिंग ऐसी सॉलिड है कि आपने उसकी पूरी स्टोरी बना ली। नहीं तो ट्रेडिंग बिजनेस तो पूरी दुनिया रन करी। गवर्नमेंट, देयर इज नो हार्म इन रनिंग दैट, दैट्स अ गुड लाइफस्टाइल बिजनेस। आपके पास राइट प्रोक्योरमेंट सोर्स होना चाहिए, राइट पैकेजिंग होनी चाहिए, और आपके पास सही रिसोर्सेज होने चाहिए उसको मार्केट करने की। दैट्स अ गुड बिजनेस एज वेल। इट्स नॉट अ typically trading businesses may not be fundable businesses, but some of them can be fundable अगर आपने कोई ऐसा तोड़ू सप्लाई चेन आइडेंटिफाई कर ली और आपने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना ली तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे एक ना क्वेश्चन था। जैसे इनिशियल लेवल पे मैं थोड़ा पूछना भूल गया, जैसे डिच का आपने ब्रांड का नाम रखा, इसका मतलब क्या है? मैंने पहली बार नाम ये सुना है, The इसका girl. थोड़ा आप The girl, D is for the and Chika is girls, the girl, और नीचे आता है essentials, तो नीचे का essentials, so girl के essentials। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताइए। जैसे हमने बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स को हमने अब डिस्कस कर लिया है, लास्ट में की नोट आप क्या देना चाहेंगे लोगों को वो थोड़ा मुझे बताइए। प्लस थोड़ा सा आप ये बताइए अगले आने वाले 5-10 साल में आप कहाँ अपने ब्रांड को देख रहे हो, कहाँ तक आप अपने लेवल पे स्केल कर रहे हो। और एक थोड़ा मुझे एक क्वेश्चन और था, प्री शार्क टैंक और पोस्ट शार्क टैंक ब्रांड को कितना फर्क मिला इन टर्म्स ऑफ स्केल, आप बोलोगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, आप बताना चाहो कुछ भी, जो भी आप। ओके, सो आपने 3 क्वेश्चन पूछे, लेट्स एड्रेस देम वन बाय वन। जी। सबसे पहले की नोट, आई थिंक व्हाट आई हैव कम डाउन टू कि आपका कोई भी जो आप धंधा बिल्ड करते हो, ऑल बिजनेसेस कैन बी वायबल अगर आप अपनी शुरुआत सही करो एंड यू मेक श्योर कि आपके चेक पॉइंट्स मीट और आपके पास थॉट की क्लैरिटी हो कि आप करना क्या चाहते हो। आप एज अ लाइफस्टाइल बिजनेस रन करना चाहते हो ब्रांड, एंड देन फ्रॉम देयर यू स्टार्ट आउट, क्योंकि हर चीज के आपको उसी तरह से स्टेप्स बनेंगे। सेकेंड, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट और जो चीज कैन मेक और ब्रेक अ बिजनेस इज द पीपल दैट यू वर्क विद। आपके बेस्ट आइडियाज कैन ऑल्सो गो डाउन द ड्रेन इफ द पीपल दैट यू, एंड दिस इज अगेन समथिंग वी लर्न द हार्ड वे। हमने अपने बिजनेस के 1-1.5 साल बहुत स्ट्रगल किया बिकॉज वी वर्कड विद ऑल द रॉन्ग पीपल। हमने गलत हायरिंग करी, वी अट्रैक्टेड रॉन्ग पीपल एंड वी लर्नड इट द हार्ड वे, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपके बिजनेस को पूरी तरह से शेकअप कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, और हमें डर के नहीं काम करना है। इफ समबडी वांट्स टू वर्क विद अस, दे डोंट हैव टू वर्क विद यू बिकॉज हाँ ठीक है कर लेते हैं, सैलरी मिल जाएगी। यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल एंड बी रूथलेस अबाउट दैट। सेकंड, आपने क्या सवाल पूछा था? एक और आपने कहा था कि हम कहाँ देखना चाहते हैं डिजिटल एसेंशियल्स को। जी, और प्लस ये भी बताएं इस मार्केट का क्या आप स्केल देख रहे हो, मतलब कहां तक ये मार्केट ग्रो हो सकती है? क्या ये मार्केट आने वाले टाइम में इंक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड में या डिक्रीजिंग ट्रेंड में, वो भी थोड़ा बताइए। An increasing trend. We are looking at ourselves the in a way a brand for young women, क्योंकि हम Gen Z brand है, for all Gen Zs हम उनको कैच करें। That is the brand that Ichika Essentials is going to be. The market is huge. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी, इनरवेयर सब पहनते हैं,
कोई बीमारी आए, कोई पैंडेमिक आए, इनरवेयर तो चाहिए, इट्स एन एसेंशियल्स ब्रांड. सो अभी जो विमेन्स इनरवेयर मार्केट है 36,000 करोड़ का मार्केट है, एंड इट इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ आई थिंक 10 to 12%. So it's a growing market and there is a lot of potential. जितने भी players are there, there's still more potential and room to grow. Your third question was? इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ, मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है. मैंने बहुत टाइम पहले किसी, मेरे एक फ्रेंड था, वो एक बहुत बड़ी ब्रांड के लिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, इसी कैटेगरी में काम करता था. अब वो क्या था, वो मतलब घर में उसका लैपटॉप होता था. लैपटॉप पे अब क्या होता है, आप इंस्टाग्राम पे वो रिसर्च करता रहता था, इंस्टाग्राम पे ऐड देखता रहता था, गूगल पे ऐड देखता रहता था. अब वो घर पे ना, उसे लैपटॉप खोलने में शर्म से आती थी, मोबाइल खोलने में शर्म से आती थी, क्योंकि घर में अगर घर में किसी ने देख लिया, वो कहेगा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे. तो इस तरह की, मतलब ये टैबू भी है ये, मतलब अब इसके तो अपने पर्सन लोग करते हैं टैबू, पर हमारे ऑफिस में यू विल नॉट बिलीव देयर सो मेनी गाइस. हमारे तो बहुत आराम से बात होती है पीरियड क्लोज की. आई हैव इन फैक्ट आई एम मैरिड टू मारवाड़ी, आई एम अ पंजाबी. मारवाड़ीज आर नोन टू बी वेरी कंजर्वेटिव. हमने टेबल बैठ के, मेरे और मेरे फादर इन लॉ ने, वी एक्चुअली डिस्कस्ड पीरियड्स एंड पीरियड पैंटीज नाउ, बिकॉज दैट्स द बिजनेस दैट वी आर इन. एंड जब आप धंधा कर रहे हो, देन इट इज नॉट टैबू. ना बनियान की बात कर सकते हो बैठ के, जी. तो ब्रा की बात करने में है तो वही ना. हम उसको उतना, जितना हम टैबू बना रहे हैं, उतना हमने टैबू बनाया हुआ है, उतना टैबू होता जा रहा है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. हमारे ऑफिस में बहुत होता था शुरू में, लड़के बहुत शर्माते थे, अब किसी को शर्म नहीं आती है. नाउ वी आर लाइक इट्स अ बिजनेस, हम बेच रहे हैं, यही हमारा अंडरवेयर बनियान का हमारा बिजनेस है, यही हम बेचते हैं. सो वो टैबू तो निकल जाते हैं इवेंचुअली, इट्स ऑल इन द माइंड. थैंक यू वानी. जहां तक मुझे लगता है, मुझे इस कैटेगरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर की, प्लस ऑडियंस को भी मुझे लगता है बहुत सारी चीजें समझ आई होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू वानी, Thank you. थैंक यू.